हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैक टू द बेसिक्स। दोस्तों, हम लोग अभी करंट अफेयर्स करने जा रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि हमारा मेथड क्या होगा। सबसे पहले तो तीन टाइप के इसमें कंटेंट हैं। एक जो कि प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, एक ओनली मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, और एक किसी भी चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो पॉइंट मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, आई विल जस्ट रीड इट आउट। ठीक है, एंड आई विल टेल यू कि इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर मेंस। यू हैव टू लिसन टू इट। आपको ध्यान से सुनना जरूर है। मेमोराइज करने की कोशिश नहीं करिए, जस्ट ट्राई कि ये आपके सबकॉन्शियस मेमोरी में रहे। ठीक है, जो पॉइंट प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आई विल स्पेसिफिकली आस्क यू टू राइट इट डाउन। ठीक है, और ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जो कि प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट तो हैं ही, बट वो इतने बड़े बड़े पॉइंट्स हैं कि फिर शॉर्ट नोट्स में उनको लिखना अच्छा सही नहीं है। ठीक है, फॉर दैट पर्पस यू नीड टू वॉच दिस वीडियो वंस अगेन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इंटरनेशनल रिलेशंस मई 2023 का करंट अफेयर्स हम लोग फॉलो कर रहे हैं विजन आईएएस की जो मंथली मैगजीन आती है उससे। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों 25 ईयर्स टू पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट। दोस्तों, आपको पता है कि पोखरण में दो न्यूक्लियर टेस्ट किए गए थे। एक 1974 में किया गया था जिसको पोखरण 1 बोला जाता है, और इसका नाम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। राइट इट डाउन। 1974 में जो टेस्ट किया गया था न्यूक्लियर टेस्ट 1, उसका उसका नेम था ऑपरेशन नेम स्माइलिंग बुद्धा। फिर 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था जो हो गया हमारा पोखरण 2, और इसका कोड नेम था ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति, ठीक है, इसको भी आपको लिख लेना है। ठीक है, इस टेस्ट के बाद से इंडिया डिक्लेयर्ड इटसेल्फ एज ए न्यूक्लियर स्टेट, यानी सेकेंड न्यूक्लियर पोखरण 2 के बाद इंडिया डिक्लेयर्ड इटसेल्फ एज ए न्यूक्लियर स्टेट। और उसके बाद इंडिया ने क्या किया, सेल्फ इम्पोज्ड मोरेटोरियम ऑन फर्दर टेस्टिंग, यानी अब हम लोग और न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसा खुद से इम्पोज कर लिया, ऐसा नहीं कि हमारे ऊपर कोई दूसरा देश इम्पोज कर रहा है। वी सेल्फ इम्पोज्ड मोरेटोरियम ऑन फर्दर न्यूक्लियर टेस्टिंग। आइए देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं दे वर रिलेटेड टू रिलेवेंट फॉर प्रीलिम्स। आइए जानते हैं कि वाई न्यूक्लियर टेस्ट वाज इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया। तो क्यों इम्पॉर्टेंट था, तो दीज आर फॉर मेंस, आप समझ सकते हैं। तो जैसे चाइना एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है और वो हमारा नेबर है, उससे हमें थोड़ा सा डर तो रहता ही है। तो फॉर दैट पर्पस इंडिया नीडेड टू एक्वायर न्यूक्लियर वेपन। ऑल्सो रिपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान एक्वायरिंग न्यूक्लियर वेपन्स फ्रॉम चाइना। ठीक है, दिस वाज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन वाई इंडिया नीडेड टू हैव इट्स न्यूक्लियर ऑप्शन। फिर देखिए प्रेशर टू साइन एनपीटी एंड सीटीबीटी। इसके बारे में जब ये आएगा, कॉन्टेक्स्ट आएगा, आई विल टेल यू। बट ये दो ट्रीटीज़ हैं, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एंड कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। दोनों को इंडिया ने साइन नहीं किया हुआ है, ये बात याद रखना है आपको। ठीक है, और इंडिया पर ये दबाव बनाया जा रहा था, अगर ये एनपीटी और सीटीबीटी इंडिया साइन कर लेता तो फिर इंडिया का न्यूक्लियर ऑप्शन हमेशा के लिए क्लोज हो जाता। ठीक है, ऑल्सो एग्जिस्टिंग डिस्क्रिमिनेटरी न्यूक्लियर ऑर्डर। डिस्क्रिमिनेटरी न्यूक्लियर ऑर्डर क्या है दोस्तों, जो P5 है, यानी कि यूएस, यूके और आपका फ्रांस, ठीक है, रसिया और चाइना। यूएस, यूके, फ्रांस, रसिया, चाइना, इन सब के पास तो क्या है, न्यूक्लियर ऑप्शन है, न्यूक्लियर वेपन्स थे, लेकिन बाकी किसी को भी ये लोग न्यूक्लियर वेपन एक्वायर करने से रोकते थे। तो ये क्या है, डिस्क्रिमिनेटरी न्यूक्लियर ऑर्डर हो गया। अगर नहीं रखना है न्यूक्लियर ऑप्शन तो किसी को नहीं रखना है। ठीक है, ना कि कुछ देश रखेंगे और कुछ देश नहीं रखेंगे। तो ड्यू टू दिस रीजन इंडिया नीडेड टू हैव इट्स न्यूक्लियर वेपन। अब इंडिया न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने के बाद इंडिया ने बनाया सबसे पहले इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन। इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन, सो ये है इंडिया के न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन। ठीक है, आइए इसके पॉइंट्स अब देखते हैं हम लोग। दीज आर रिलेवेंट फॉर मेंस एज वेल एज प्रीलिम्स। ठीक है, आप इसको ध्यान से सुनिए, दिमाग में बसाने का कोशिश करिए। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन, वी विल नॉट यूज न्यूक्लियर ऑप्शन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहला क्या है, नो फर्स्ट यूज, पहली बार हम लोग न्यूक्लियर ऑप्शन यूज नहीं करेंगे। कोई यूज करेगा उसके अगेंस्ट कर सकते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर अटैक्स कैन ओनली बी ऑथराइज बाय सिविलियन पॉलिटिकल लीडरशिप थ्रू न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। ठीक है, यानी न्यूक्लियर अटैक जो भी ऑथराइज किया जाएगा तो वो नहीं कि कोई आर्मी या फिर कोई मतलब आर्मी जो है उसको ऑथराइज कर देगी। जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है जैसे प्राइम मिनिस्टर, ये लोग उसको ऑथराइज करेंगे। ठीक है, फिर देखिए
रिटेलिएशन विथ न्यूक्लियर वेपन्स इन केस ऑफ ए मेजर अटैक बाय बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स। अगर इंडिया पर मेजर बायोलॉजिकल या केमिकल अटैक होता है तो उस केस में इंडिया न्यूक्लियर वेपन से रिटेलिएट कर सकता है। ठीक है, फिर देखिए कमिटमेंट टू द गोल ऑफ न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड थ्रू ग्लोबल वेरीफाइबल एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। यानी न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड बनाना है तो ग्लोबली, यानी कोई भी कंट्री न्यूक्लियर वेपन नहीं रखेगा। नॉन डिस्क्रिमिनेटरी यानी ये नहीं कि कुछ कंट्री रखेंगे और कुछ कंट्री नहीं रखेंगे न्यूक्लियर वेपन। न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट होना चाहिए, यानी सभी का न्यूक्लियर वेपन हटाओ। ठीक है, फिर क्या है, बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग अ क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंट। यानी हम लोग तो किसी के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, बट हम लोग डेटरेंस जरूर डेवलप करेंगे ताकि कोई हम पर अगर अटैक करे तो हम लोग उस चीज़ को अच्छे से रिटेलिएट कर पाए। फिर देखिए मैसिव न्यूक्लियर रिटेलिएशन टू इन्फ्लिक्ट अनएक्सेप्टेबल डैमेज। यदि हम पे कोई न्यूक्लियर अटैक की शुरुआत करता है तो हम ऐसा रिटेलिएट करेंगे कि फिर उनको अनएक्सेप्टेबल डैमेज हो, बहुत ज़्यादा नुकसान हो उस कंट्रीज को। फिर नॉन यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स अगेंस्ट नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट। यानी जिस कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है उसके अगेंस्ट हम लोग कभी भी न्यूक्लियर ऑप्शन को यूज नहीं करेंगे। फिर कंट्रोल ऑन एक्सपोर्ट ऑफ न्यूक्लियर एंड मिसाइल रिलेटेड मटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजी। जो भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी वगैरह है उसको हम लोग किसी और देश को नहीं बांटेंगे। ठीक है, तो ये है। तो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन स्टेट्स हाउ अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट वुड एम्प्लॉय इट्स न्यूक्लियर वेपन ड्यूरिंग पीस एंड वॉर। तो यही हमारा न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन बताता है कि हम लोग कब कब कैसे कैसे इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें आपको बताया कि न्यूक्लियर अटैक को ऑथराइज किया जाएगा ऑलवेज बाई अ सिविलियन पॉलिटिकल अथॉरिटी। ठीक है, और थ्रू न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। तो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी इंडिया में कैसा है, तो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी इंडिया में है, पहले तो पॉलिटिकल काउंसिल है जो कि ऑथराइज करेगा। ठीक है, और पॉलिटिकल काउंसिल को हेड करेंगे प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, फिर है एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो कि सजेशन देगा पॉलिटिकल काउंसिल को। ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो कि सजेशन देगा पॉलिटिकल काउंसिल को कि अब आपको इसको यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और इसको हेड करेंगे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। इंडिया में अभी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है, आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, इंडिया जब न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन गया तो इसका क्या क्या सिग्निफिकेंस है इंडिया को, ये देख लीजिए। तो इट हैज़, ये सारा मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, जस्ट रिमेंबर। तो इट हैज़ इम्प्रूव्ड इंटरनेशनल स्टैंडिंग। ये इसने इंडिया के इंटरनेशनल स्टैंडिंग को इम्प्रूव कर दिया है। जैसे जो 4 मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम्स हैं, जस्ट रिमेंबर देयर आर 4 मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम्स सच एज मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम, वासेनार अग्रीमेंट, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप एंड न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। ये 4 एग्रीमेंट्स हैं। ठीक है, 4 रेजिम्स हैं जिनमें से 3 का पार्ट बना लिया गया दोस्तों इंडिया को। यानी इंडिया की जो इंटरनेशनल स्टैंडिंग है वो इम्प्रूव की है। कौन कौन से 3 मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम का पार्ट है इंडिया, तो MTCR, वासेनार अरेंजमेंट एंड ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। किसका पार्ट इंडिया नहीं है, इंडिया अभी NSG का पार्ट नहीं है, बट उसके लिए भी टॉक्स चल रहे हैं। तो ये एग्जैक्टली ये पॉइंट आपका प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है, इसको लिख लीजिएगा आप। ठीक है, कि इंडिया इज ए पार्ट ऑफ MTCR, वासेनार अरेंजमेंट एंड ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, बट इंडिया इज नॉट ए पार्ट ऑफ NSG। ठीक है, फिर सिक्योरिटी सिचुएशन अलॉन्ग द बॉर्डर इंप्रूव हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू चाइना एंड पाकिस्तान। नाउ इंडिया इज अमंग फॉरमोस्ट ग्लोबल मिलिट्री पावर्स। इंडिया के पास न्यूक्लियर ट्रायड है दोस्तों। राइट नाउ इंडिया हैज़ न्यूक्लियर ट्रायड कैपेबिलिटीज। न्यूक्लियर ट्रायड कैपेबिलिटी क्या होता है कि वी कैन लॉन्च न्यूक्लियर अटैक्स फ्रॉम लैंड, फ्रॉम वाटर एंड फ्रॉम एयर। वी कैन लॉन्च न्यूक्लियर अटैक फ्रॉम लैंड, फ्रॉम वाटर एंड फ्रॉम एयर। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर ट्रायड कैपेबिलिटी। फिर देखिए एनर्जी सिक्योरिटी भी इम्प्रूव हुआ है फॉर द फ्यूचर। ठीक है, क्योंकि अब हमारा जो पहले था 1998-99 में न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट होती थी लगभग 2 गीगावाट, और अब हम लोग लगभग 6 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करते हैं। ठीक है, अर्लियर न्यूक्लियर एनर्जी वाज ओनली 2.2 गीगावाट इन 1999। ठीक है, राइट नाउ वी हैव अप्रॉक्स 6.7 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी। फिर देखिए देयर हैज़ बीन ट्रांसफॉर्मेशन इन रिलेशनशिप विथ US। आपको पता है कि 2008 में हमने इंडो US सिविल न्यूक्लियर डील साइन किया था। तो जब US ने इंडिया के साथ न्यूक्लियर डील साइन कर लिया, US वर्ल्ड की सबसे बड़ी सुपर पावर है, आपको पता है। तो एक तरीके से इंडिया क्या बन गया, डिफैक्टो न्यूक्लियर पावर बन गया। यानी US ने भी कहीं ना कहीं इंडिया के न्यूक्लियर आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई कर लिया दोस्तों और अप्रूव कर दिया। फिर देखिए
इससे ये भी पता चलता है कि हमारे पास टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी है। इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी ऑफ इंडिया। ऑल्सो परसेप्शन ऑफ इंडिया एंड नेशनल प्राइड हैज ऑल्सो इम्प्रूव्ड। मतलब यहाँ लोगों को भी तो अच्छा लगा भाई कि हम भी चलो न्यूक्लियर पावर है, जो पावर सिर्फ यूएस, रसिया, फ्रांस वगैरह के पास थी वो पावर हमारे पास भी है, तो इट इज ऑल्सो मैटर ऑफ नेशनल प्राइड। फिर दोस्तों जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है इंडिया का, यानी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी जिसको कहते हैं, उसे कुछ कुछ क्रिटिसिजम्स भी हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं उसके फॉर एंड अगेंस्ट में क्या क्या आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो सबसे पहले उसके अगेंस्ट देखते हैं, क्रिटिसिज्म देखते हैं। तो इट लिमिट्स स्ट्रेटजिक स्पेस फॉर इंडियन डिसीजन मेकर्स। ठीक है, यानी कि मतलब हमने ये बंधन बना लिया है अपने ऊपर कि हम लोग कभी भी पहली बार तो अटैक करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमारे आसपास के जो नेबर्स हैं उनको किस टाइप का फियर नहीं है कि पहली बार तो ये अटैक करेगा ही नहीं, तो हमारा बॉर्डर वायलेशन एंड सब कुछ करते रहते हैं। अगर उनके दिमाग में ये डर हो कि इंडिया पर अटैक करने पर इंडिया न्यूक्लियर वेपन का भी इस्तेमाल कर सकता है, तो फिर वो लोग थोड़ा बॉर्डर वायलेशन वगैरह करने से उनको हिचकिचाहट होगी। फिर देखिए इसके कारण से कॉन्टिन्यूएशन ऑफ अटैक्स भी हम लोग को देखने को मिलता है, जैसे कारगिल में 1999 में, फिर इवन होटल ताज में अटैक किया गया था, और भी आपका उरी, बालाकोट, इन सब जगह में आपको अटैक देखने को मिलता रहता है। फिर इसके अलावा क्या है कि हमारे जो आसपास के रीजन में जो दूसरे कंट्रीज हैं सच एज पाकिस्तान, दे आर डेवलपिंग टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं दोस्तों जो स्मॉल न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, स्मॉल एंड टारगेटेड न्यूक्लियर वेपन्स, यानी छोटे से एरिया को टारगेट करने के लिए न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जाते हैं। तो इस टाइप की कैपेबिलिटी जो है दूसरे कंट्रीज गेन कर रहे हैं। फिर आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट नो फर्स्ट यूज, आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ नो फर्स्ट यूज पॉलिसी क्या है, यानी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी के फेवर में आर्ग्यूमेंट्स है कि इट ऑब्विएट्स प्रीएम्प्शन विच वुड अदरवाइज प्लेस कंसिडरेबल प्रेशर ऑन इंडियन डिसीजन मेकर्स। अब अगर फर्स्ट स्ट्राइक करना है, ठीक है, तो एग्जैक्टली कब करना है, ये बहुत टेंस्ड सिचुएशन क्रिएट कर सकता है दोस्तों। न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप, प्लीज राइट दिस टर्म ब्रिंकमैनशिप, एंड अगर हो सके तो आप इसको गूगल करके देखिए, ये बहुत अच्छा टर्म है ब्रिंकमैनशिप। ये ब्रिंकमैनशिप प्रमोट कर सकता है, यानी दो कंट्रीज बिल्कुल न्यूक्लियर बटन पर एकदम उंगली रखे रहेंगे कि वो दबाएगा पहले कि मैं दबाऊंगा पहले, इस टाइप की सिचुएशन ये क्रिएट कर सकते हैं। फिर देखिए इट हेल्प्स इंडिया अवॉइड द पिटफॉल्स ऑफ बिल्डिंग अ टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड न्यूक्लियर कैपेबिलिटी डिप्लॉयड ऑन ए हेयर ट्रिगर अलर्ट। एग्जैक्टली, यानी न्यूक्लियर बटन पर एकदम दोनों लोग कंट्री हाथ दबाए रखेंगे कि अगर ये भी पहले छोड़ सकता है तो उसके पहले मैं छोड़ दूँ। ठीक है, इस टाइप की सिचुएशन नहीं क्रिएट होनी चाहिए बेसिकली। इट ऑल्सो कन्वेज न्यूक्लियर रिस्ट्रेन टू द वर्ल्ड एंड इंडियाज एडवर्सरीज। देखिए नो फर्स्ट यूज पॉलिसी से हम लोग ये बताते हैं कि हम लोग जो है पहले बार तो इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, तो तुम भी टेंशन फ्री रहो। ठीक है, न्यूक्लियर फाइट नहीं होने वाली है। फिर देखिए कन्वेंशनल अटैक्स एंड इनकर्जन्स कैन बी टैकल्ड एट कन्वेंशनल लेवल। मान लीजिए चाइना इंडिया का बॉर्डर वायलेशन कर रहा है, ठीक है, तो वो कन्वेंशनल तरीके से कर रहा है, तो उसको हम लोग रिप्लाई भी कन्वेंशनल तरीके से तो कर ही सकते हैं। छोटी छोटी बात में न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करना सही नहीं है। आइए देख लेते हैं अगेन फॉर इम्पॉर्टेंट फॉर मेंस ओनली कि इंडिया के न्यूक्लियर डोमेन में क्या क्या चैलेंजेस हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूइंग पाकिस्तान यूज ऑफ सब कन्वेंशनल वारफेयर डिस्पाइट न्यूक्लियर डेटरेंस, यानी कि अभी भी पाकिस्तान टेररिज्म वगैरह का यूज तो कर ही रहा है। फिर देखिए बॉर्डर स्क्रिमिसेस अलॉन्ग इंडिया चाइना बॉर्डर, नो प्रोग्रेस ऑन गोल ऑफ कंप्लीट डिसआर्मामेंट। पूरे वर्ल्ड में कंप्लीट डिसआर्मामेंट की बात हो ही नहीं रहे। इनफैक्ट ऐसा हो रहा है कि न्यूक्लियर आर्सेनल को लोग और एनरिच किए जा रहे हैं। ठीक है, फिर देखिए पाकिस्तान डेवलपिंग टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स, पाकिस्तान क्या बना रहा है, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है। फियर दैट लिमिटेड मिलिट्री एंगेजमेंट कुड इवेंचुअली लीड टू अ न्यूक्लियर वॉर, यानी ये जो बॉर्डर्स वगैरह पर लड़ाई हो रही है तो धीरे धीरे करते 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 ऐसा ना हो कि वो न्यूक्लियर वॉर में तब्दील हो जाए। फिर देखिए एटॉमिक एनर्जी सेक्टर हैज़ नॉट बेनिफिटेड एज मच एज इट शुड हैव, यानी न्यूक्लियर वेपन तो हम लोगों ने बना लिया है बट न्यूक्लियर एनर्जी कैपेबिलिटी अभी भी मात्र 6 गीगावाट है। ठीक है, जो कि कम टोटल एनर्जी कैपेसिटी का लगभग 2% से भी कम है दोस्तों। ठीक है, तो जहाँ न्यूक्लियर से एनर्जी बनानी चाहिए था वहाँ सब कंट्री जो है वो वेपन बनाने में उसको एफर्ट्स को लगा रहे हैं। एनीवेज, तो कंक्लूजन क्या होना चाहिए दोस्तों, कंक्लूजन सिंपल है, टुवर्ड्स वी शुड वर्क टुवर्ड्स द क्रिएशन ऑफ ए ग्लोबल इन्वायरमेंट कंड्यूसिव टू पीस एंड यूनिवर्सल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। यूनिवर्स ग्लोबल वेरीफाइबल एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी
नॉन डिस्क्रिमिनेटरी। ये तीन वर्ड्स आप लोग याद रख लीजिए दोस्तों, ठीक है। कभी भी हो तो आप इसको यूज कर दीजिए कंक्लूजन में या इंट्रो में, ठीक है। कैसा न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट होना चाहिए? ग्लोबल होना चाहिए, वेरीफाइबल होना चाहिए और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होना चाहिए न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। आइए दोस्तों, कुछ कुछ जो न्यूक्लियर डिवाइसेस हैं उनके बारे में देखते हैं। जैसे थर्मो न्यूक्लियर डिवाइस होती है। सबसे पहले तो देख लीजिए न्यूक्लियर रिएक्शन होता कैसा है। यह है न्यूक्लियर रिएक्शन, दो टाइप का होता है, एक है फिजन, एक है फ्यूजन, ठीक है। तो देखिए फ्यूजन में क्या होता है कि एक बड़ा जो न्यूक्लियस है वो ब्रेक होता है दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में और खूब सारा एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। फ्यूजन में क्या होता है, दो छोटे छोटे न्यूक्लियस ऐड होकर के एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं और प्लस एनर्जी रिलीज होती है। फ्यूजन जो है दोस्तों वो बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है, ठीक है। फ्यूजन थोड़ा सा आसान प्रोसेस है, रिलेटिवली इजी प्रोसेस है, ठीक है। तो अब देखिए आप समझ गए, थर्मो न्यूक्लियर डिवाइस उसको बोलते हैं जिसमें दोस्तों ये 2 स्टेज में काम करता है। सबसे पहले काम करता है फिजन, और फिजन से जो एनर्जी वगैरह जनरेट करती है वो यूज की जाती है फ्यूजन के लिए, ठीक है। फिजन विच लीड्स टू फ्यूजन, इसको कहते हैं न्यूक्लियर डिवाइस, ये थर्मो न्यूक्लियर डिवाइस। फिर देखिए न्यूक्लियर फिजन में क्या क्या यूज होता है। न्यूक्लियर फिजन में यूज होता है यूरेनियम एंड प्लूटोनियम, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या यूज होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन में होता है दोस्तों हाइड्रोजन वगैरह यूज होता है, ठीक है। आइए दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस के ऊपर ये अगला आर्टिकल है। तो सबसे पहले देख लीजिए यूएन क्या है। यूएन का हेडक्वार्टर है देखिए न्यूयॉर्क यूएस में। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1945 में। यूएन इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हुज प्राइमरी रोल इज टू मेंटेन वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी। जस्ट रिमेंबर दिस। यूएन के टोटल 6 ऑर्गन्स है दोस्तों। एक है यूएन की जनरल असेंबली, फिर है यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल, फिर है यूएन सेक्रेटेरिएट, फिर यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, फिर यूएन ट्रस्टीशिप काउंसिल, फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। पर्पस क्या क्या है यूएन का? मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट, डिलीवर ह्यूमैनिटेरियन एड, प्रोमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड अपहोल्डिंग इंटरनेशनल लॉ। तो ये सारे पर्पस है दोस्तों। और इसके पास टोटल 193 मेंबर स्टेट्स हैं, जिसमें इंडिया भी एक मेंबर है और इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर है यूएन का, ठीक है। देखिए अगेन फॉर मेंस, यूएन ने क्या क्या रोल प्ले किए हैं हिस्टोरिकली। तो है पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करने में हेल्प किया है। जैसे गुड फ्राइडे एग्रीमेंट इन नॉर्दर्न आइलैंड, प्लीज राइट इट डाउन फॉर प्रीलिम्स। गुड फ्राइडे एग्रीमेंट इज रिलेटेड टू पीस ब्रिंगिंग प्रोसेस इन नॉर्दर्न आइलैंड, ठीक है। उसके अलावा और भी जगह जैसे सूडान में भी इसने पीस मेकिंग प्रोसेस में हेल्प किया है। फिर देखिए यूएन हैज हेल्प इन डीकोलोनाइजेशन एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन, यानी बहुत सारे जो देश गुलाम थे उनको आज़ाद कराने में भी यूएन ने काफ़ी रोल प्ले किया है। फिर यूएन हैज हेल्प इन ह्यूमन राइट्स एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉज, ठीक है। जैसे यूनाइटेड नेशंस की एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये डॉक्यूमेंट है 1948 में आई थी। और इसका वायलेशन कोई कंट्री है तो ये लोग यूएनजीए में और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में उसके बारे में चर्चा वगैरह करते हैं। फिर देखिए यूनाइटेड नेशंस ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसके पहले क्या थे, मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल्स, और अभी टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स भी यूनाइटेड नेशंस ने लेकर के आए हैं। अब ये 2030 तक का है, एसडीजी 2030 तक का है, ठीक है। अब ये क्या क्या है एसडीजी में, आपको याद रहना चाहिए कि सबसे एसडीजी नंबर 1 पॉवर्टी से रिलेटेड है, फिर एसडीजी नंबर 2 हंगर से रिलेटेड है। आप ऐसा काम करिए कि कोई आप में से एक महानुभाव है तो 1 to 17 जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स हैं उसको कमेंट में बता दीजिए, ठीक है। फिर यूएन ने हेल्प किया ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड रिलीफ प्रोवाइड करने में, ठीक है, थ्रू वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है, या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एट्सेट्रा। अभी जैसे इजराइल पैलेस्टाइन क्राइसिस भी चल रहा है तो वहाँ भी यूएन जो है क्या प्रोवाइड कर रहा है, आपका ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब देखिए ग्लोबल जो कॉन्फ्लिक्ट्स रही हैं उसमें इंडिया ने क्या क्या रोल प्ले किया है उसको रिजॉल्व करने में। तो एक तो इंडिया मीडिएशन और डिप्लोमेसी का सहारा लेने के लिए बात करता है हमेशा हमेशा।
जैसे कोई भी क्राइसिस चल रही है, इजराइल पैलेस्टाइन की क्राइसिस चल रही है, तो इंडिया ने का यही स्टैंड है कि भाई आप लोगों को क्या करना चाहिए, मीडिएशन और डिप्लोमेसी का सहारा लेना चाहिए, ठीक है। या फिर आपका रसिया यूक्रेन, अगेन देयर ऑल्सो। फिर इंडिया ने रोल प्ले किया है नॉन अलाइंड मूवमेंट को क्रिएट करने में। नॉन अलाइंड मूवमेंट किस किस चीज़ों की बात करता है, जैसे कंट्रीज की सोवरेंटी, सेल्फ डिटर्मिनेशन और इंटरनल मैटर्स में कोई भी नॉन इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए किसी भी सुपर पावर का। फिर देखिए, इंडिया ने हेल्प किया है इन द डेवलपमेंट कोऑपरेशन ऑफ कंट्रीज सच एज अफगानिस्तान, फिर मालदीव्स, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इन सभी के डेवलपमेंट कोऑपरेशन में भी इंडिया ने हेल्प किया है। फिर इंडिया काउंटर टेररिज्म के लिए काफ़ी एफर्ट्स लाया है। जैसे अभी ये आर्टिकल भी इसीलिए आया है क्योंकि इंडिया ने ये सवाल उठाया है कि हमारे पास इंटरनेशनल ग्लोबल डेफिनेशन क्यों नहीं है टेररिज्म की, ठीक है। सब कंट्रीज अपने अपने अनुसार टेररिज्म डिफाइन करेंगे तो काम कैसे चलेगा, ठीक है। फिर इंडिया ने पीस जो कीपिंग ऑपरेशंस है, यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्सेस है, उसमें काफ़ी संख्या में इंडिया ने जो है आर्मी के लोगों को भेजा है वहाँ पीस कीपिंग ऑपरेशंस में, ठीक है। जैसे कहाँ कहाँ भेजा है, लेबनान में, कॉन्गो में, साउथ सूडान में, हाइती में और दूसरे कंट्रीज में भी, ठीक है। ये देख लीजिए। अब आते हैं यूएन के बारे में बात करते हैं कि इंडिया एक क्वेश्चन रेज किया है कि व्हाई यूएन हैज़ नॉट बीन एबल टू अराइव एट ए डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म, ठीक है। अब आइए अगेन मेंस रिलेवेंट पॉइंट्स देते हैं कि व्हाई यूएन इज नॉट एबल टू प्रिवेंट कन्फ्लिक्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। जैसे ऑल ओवर द वर्ल्ड अभी बहुत सारे, जैसे रसिया यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है, इजराइल हमास क्राइसिस चल रहा है, ठीक है। फिर म्यांमार में जो है सिविलियन सिविलियन गवर्नमेंट को टेक ओवर कर लिया है आपकी वहाँ की मिलिट्री ने, ठीक है। तो इस सबको प्रिवेंट करने में यूएन क्यों नहीं कर पाता, वाई यूएन इज़ नॉट केपेबल टू प्रिवेंट सच कॉन्फ्लिक्ट्स। तो देखिए इसका पॉइंट है सिक्योरिटी काउंसिल डायनेमिक्स। पहली बात तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 मेंबर्स हैं, इसमें एक यूएस भी है और एक रसिया भी है, एक चाइना है, एक फ्रांस है और एक यूके है। अब दोस्तों इन पांचों में ही आपस में जो है कंसेंसस नहीं बैठती है। अगर एक ने भी वीटो लगा दिया, ठीक है, तो वो मामला वहीं का वहीं रफा दफा हो जाता है, ठीक है। तो दैट इज़ वन ऑफ द रीजन, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल की जो डायनेमिक्स है वो डिसीजन मेकिंग को प्रमोट ही नहीं करती है। फिर देखिए, इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म इज़ वेरी लिमिटेड। जैसे यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली जो है ये डिपेंडेंट है मेंबर स्टेट्स पर कि अगर इसने कोई डिसीजन ले भी लिया, जैसे फॉर एग्जांपल इजराइल शुड नॉट अटैक हमास, इजराइल शुड नॉट अटैक या पैलेस्टाइन, ठीक है, अगर ऐसा डिसीजन ले भी लिया तो इजराइल इस बात को माने या ना माने ये इजराइल पर डिपेंड करता है। अगर यूएनजीए को फोर्स करना है इजराइल को कि मेरी बात मानो ही मानो, तो अगेन यूएनजीए इज डिपेंडेंट ऑन मेंबर नेशंस। जैसे यूएस, यूके, ये सब अगर अपने ट्रूप से और पैसे से सपोर्ट करेंगे तभी इस डिसीजन को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। तो दैट इज़ द रीजन। फिर देखिए, देन देर इज ए प्रॉब्लम ऑफ सोवरेंटी एंड नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है। तो सोवरेंटी एंड नेशनल इंटरेस्ट में भी क्या होता है कि इट हिंडर्स कलेक्टिव एक्शन। सभी कंट्रीज सिर्फ अपने अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं, ग्लोबल इंटरेस्ट के बारे में वो कोई नहीं सोचता है। फिर कॉम्प्लेक्सिटी एंड इन डिसीजन मेकिंग, क्योंकि बहुत सारे मल्टीपल स्टेक होल्डर्स और सभी स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट भी अलग अलग है, हेंस डिसीजन मेकिंग इज नॉट दैट ईजी। देन देर इज लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। यूएन डज नॉट हैव, यूएन कोई बैंक तो है नहीं या यूएन कोई बिजनेस तो है नहीं, ठीक है। यूएन डिपेंड करता है इनके मेंबर्स पर कि वो लोग इसको कंट्रीब्यूट करेंगे पैसे से, देन इट विल बी ऑपरेशनल, ठीक है। एंड तो ये भी एक प्रॉब्लम है। यूएन को कैसे इफेक्टिव बनाया जा सकता है दोस्तों, तो स्ट्रेंथनिंग कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंटिव एफर्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट को पहले ही प्रिवेंट कर दो। जैसे आपको पता चल रहा है कि मान लो इजराइल में इजरायलीज और पैलेस्टीनियंस के बीच में कुछ क्राइसिस सिचुएशन है, तो ये जो कि आगे जा करके वॉर का रूप ले सकती है, तो पहले ही उसको प्रिवेंट कर दो। फिर देखो, यूएनएससी में कुछ रिफॉर्म्स लाओ, जैसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन दो एशिया को और अफ्रीकन नेशन को। सबसे पहले तो इंडिया को उसका एक परमानेंट मेंबर बनाओ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। देन इम्प्रूव पीस मेकिंग ऑपरेशंस, जो पीस कीपिंग फोर्सेस हैं उनको ट्रेनिंग दो, उनकी कैपेबिलिटीज़ बिल्डिंग करो। फिर मैंडेट दो पीस कीपर्स को कि वो क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। फिर एनहांसिंग कोऑपरेशन विथ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। अभी आपको पता है कि बहुत सारे रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस बन रहे हैं, जैसे आसियान है, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, या फिर सार्क है, या फिर अफ्रीकन यूनियन है, या यूरोपियन यूनियन है। तो
इन सब के साथ मिलजुल करके काम करो। फिर एड्रेस करो रूट कॉज ऑफ कन्फ्लिक्ट का। ये नहीं कि सिर्फ जा करके सीज फायर लगवा दिया इजराइल और हमास के बीच में, लेकिन उनके बीच में रूट कॉज क्या है? रूट कॉज है जैसे पैलेस्टीनियंस को उनका नेशन नहीं मिला है, ठीक है, उनका उनका देश नहीं मिला है, ठीक है, तो ये एक रूट कॉज है। तो रूट कॉज को एड्रेस करो ताकि आगे चल करके भी कन्फ्लिक्ट्स ना हो। फिर मोबिलाइज करो सफिशिएंट रिसोर्सेज को। मेंबर स्टेट्स को बोलो कि भाई आप अपना कमिटमेंट्स जो है फाइनेंशियल कमिटमेंट उसको फुलफिल करिए, ठीक है, और भी रिसोर्सेज देखो जहाँ से फंड्स उठाए जा सकते हैं। थर्ड देखिए, अगला पॉइंट देखिए, स्ट्रेंथन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट प्रिंसिपल। एक प्रिंसिपल लाइए कि यूएन विल प्रोटेक्ट इट्स पीपल ऑफ ऑल द वर्ल्ड, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। एनीवेज आइए दोस्तों अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। इस पर बेस्ड एक आर्टिकल है। तो सबसे पहले वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है वो देख लीजिए। देखिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड, प्लीज रिमेंबर, या तो राइट इट डाउन, ठीक है, राइट इट डाउन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर का है जिनेवा स्विट्जरलैंड। ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देख लीजिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज द प्रिंसिपल फोरम फॉर सेटिंग द रूल्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। सिंपल सा डेफिनेशन है, ठीक है, और इसको इस्टेब्लिश किया गया है माराकेस एग्रीमेंट, ठीक है, जो कि साइन किया गया था 1994 में। अगेन राइट इट डाउन। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया गया है थ्रू माराकेस एग्रीमेंट इन 1994, ठीक है। फिर देखिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज ए सक्सेसर, यानी किसका सक्सेसर है ये? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, ठीक है, ये गैट का सक्सेसर है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। इसमें टोटल 164 मेंबर्स हैं, ठीक है, और बाकी इससे फंक्शंस तो आपको समझ में आ गया कि ट्रेड वगैरह को फैसिलिटेट करना है, इसका फंक्शन है। अब देख लीजिए दोस्तों, WTO के अंतर्गत क्या क्या एग्रीमेंट साइन किए गए हैं। एक तो है द एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, फिर एक है ट्रेड रिलेटेड, इसको ट्रिप्स बोलते हैं, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। फिर है एग्रीमेंट ऑन टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, एग्रीमेंट ऑन टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड। फिर एग्रीमेंट ऑन ट्रेड फैसिलिटेशन, ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट। फिर जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। फिर है द एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, इसको ट्रिम्स बोलते हैं, इसको ट्रिप्स बोलते हैं, इसको ट्रिम्स बोलते हैं। फिर है द एग्रीमेंट ऑन एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स, ठीक है, तो ये सारे एग्रीमेंट्स हैं विथ रिस्पेक्ट टू ट्रिप्स, विथ रिस्पेक्ट टू WTO, ठीक है। आइए बात करते हैं दोस्तों कि WTO के क्या क्या अचीवमेंट्स रहे हैं अभी तक, ठीक है। तो WTO के अचीवमेंट्स क्या क्या रहे हैं कि ये एक तो सबसे बड़ा इसका बहुत वाइड कवरेज है, क्योंकि वर्ल्ड में लार्जेस्ट ट्रेड बॉडी है। आपने देखा कि 164 कंट्रीज तो इसके मेंबर्स हैं, जैसे इंडिया इसका मेंबर है, चाइना इसका मेंबर है, रसिया मेंबर है, US मेंबर है। तो इतने बड़े बड़े कंट्री जब इसके मेंबर्स हैं तो आप समझ सकते हैं कि वर्ल्ड का मैक्सिमम ट्रेड इसके थ्रू ही होता है। फिर इट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड को इसने ट्रांसफॉर्म कर दिया है, ठीक है। एंड इट हैज़ प्रोमोटेड ड्रामेटिक ग्रोथ इन क्रॉस बॉर्डर बिजनेस एक्टिविटी, तो मतलब एक देश से दूसरे देश के बीच में जो बिजनेस एक्टिविटी होती है उसको प्रमोट करने में इसने काफ़ी हेल्प की है, ठीक है। फिर देखिए, ग्लोबल वैल्यू चेन्स बढ़ा है। ऑब्वियस सी बात है कि जब इतना क्रॉस बॉर्डर ट्रेड होगा तो वैल्यू चेन क्या होगा, वो बढ़ेगा, ठीक है। पहले अगर 100 रुपये जो का ट्रेड हो रहा था तो अब 200, 300, 500 रुपये का ट्रेड होगा, ठीक है। फिर देखिए, WTO ने नॉन डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस को प्रमोट किया है। जैसे ये टोटल 2 एग्रीमेंट्स होते हैं, जिसमें एक है मोस्ट फेवर्ड नेशन। अगर इंडिया किसी एक कंट्री को मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस देता है तो ये इस कंट्री के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, यानी ऐसा नहीं कर सकता है कि किसी एक कंट्री के प्रोडक्ट्स को इंडिया में आने पर ये उस पर कम टैरिफ लगाए और फिर मोस्ट फेवर्ड नेशन जिसके साथ साइन किया है उस पर ज़्यादा टैरिफ लगाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा इंडिया नहीं कर सकता है। फिर देखिए, द नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल। मान लीजिए इंडिया में किसी बाहर कंट्री से कोई सामान इम्पोर्ट हो रहा है, तो एक बार सामान अगर इंडिया में आ गया तो इंडिया के गुड्स और बाहर से आए हुए गुड्स दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंट ट्रीटमेंट नहीं कर सकती है इंडिया
इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। यानी दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट करना होगा, अगर दोनों पर टैक्स लगाना है तो इक्वल लगेगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रहे। फिर देखिए डब्ल्यूटीओ ने स्पेशल प्रोविजन लाए हैं फॉर डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के ट्रेड को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट्स उनको दिए जाते हैं। फिर उनको टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया जाता है और कैपेसिटी बिल्डिंग भी उनके लिए किया जाता है ताकि वो अपना ग्लोबल ट्रेड में अपना जो प्रोपोर्शन है उसको बढ़ा सके। फिर डब्ल्यूटीओ ने ग्लोबल कोऑपरेशन प्रमोट किया है ताकि डिफरेंट जो ट्रेड रिलेटेड इशूज हैं वो रिजॉल्व हो सके, जैसे एग्रीकल्चर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इशूज, सर्विसेज इशूज या इन्वेस्टमेंट इशूज, इन सभी को रिजॉल्व किया जा सके। फिर डब्ल्यूटीओ ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का काम भी करती है, ठीक है। ताकि कोई ऐसा ना हो कि मतलब जैसे एक कंट्री है इंडिया, एक कंट्री है चाइना, चाइना से मान लो बहुत सारा सामान इंडिया में बेचा जा रहा है, इंडिया क्या करेगी चाइना के सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है 200% टैरिफ लगा दे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये इंडिया का यूनिलैटरल रिस्पॉन्स हुआ और इससे क्या होगा, ग्लोबल ट्रेड प्रभावित होगी, ठीक है। तो डब्ल्यूटीओ का जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बॉडी है ये ऐसे में इंटरफेयर करता है और वो इंडिया को इस तरह का डिसीजन लेने से, यूनिलैटरल रिस्पॉन्स लेने से रोकता है दोस्तों। फिर देखिए डब्ल्यूटीओ के साथ साथ कुछ इश्यूज भी हैं। सबसे पहला इशू क्या है, एक तो नेगोशिएशन डेडलॉक्स। नेगोशिएशन डेडलॉक्स क्यों, क्योंकि डब्ल्यूटीओ में दोस्तों मेजॉरिटी से डिसीजन नहीं लिए जाते हैं, कंसेंसस से डिसीजन लिए जाते हैं, यानी कि सारे कंट्रीज जब एग्री करेंगे उसी डिसीजन को लिया जाएगा। अब सोचिए 164 कंट्रीज कहाँ ही मतलब कंसेंसस बिल्ड कर पाएंगे, इसीलिए नेगोशिएशन जो है वहाँ इसमें डेडलॉक में चला जाता है दोस्तों। स्पेशली कौन कौन से इशूज में, जैसे एग्रीकल्चरल सब्सिडीज के इशूज में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के इशूज में और मार्केट एक्सेस के इशूज में। फिर देखिए डेवलपिंग कंट्रीज का कुछ कंसर्न है विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यूटीओ, जैसे डब्ल्यूटीओ एग्रीकल्चर पर सब्सिडी देने को नहीं बोलती है। डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया है वो बोलता है कि अगर हम एमएसपी ना दें तो किसान मर जाएंगे, अगर हम फूड सब्सिडी ना दें तो कंज्यूमर्स भूखे मर जाएंगे। तो ये है डेवलपिंग कंट्रीज का कंसर्न। देन देर इज राइजिंग प्रोटेक्शनिज्म एंड बायलैटरलिज्म। आपको पता है कि रिसेंटली चाइना, यूएस, ये सब जो मेजर कंट्री जो कि हमेशा ग्लोबलाइजेशन से बेनिफिट हुई हैं वो अब जो है डी ग्लोबलाइज करने की कोशिश कर रही हैं, यानी कि वो चाहती है कि मतलब बाहर से ज़्यादा सामान उनके कंट्री में ना आए, ठीक है। फिर देखिए और भी कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे कि इमर्जिंग इश्यूज है। जैसे डब्ल्यूटीओ बनाया गया है 1995 में, तो ये उस टाइम के हिसाब से डेवलप किया गया है, बट इट हैज़ नॉट केप्ट पेस विथ 21st सेंचुरी ट्रेड। अब ट्रेड कैसे होता है, अब दोस्तों पहली बात तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गई है, ठीक है। तो बहुत सारा प्रोडक्ट्स तो क्या है डिजिटली ही सेल कर दिया जाता है। तो इन सभी चीज़ों के साथ जो है डब्ल्यूटीओ ने जो है अपने आप को अपडेट नहीं किया है। ऑल्सो देर आर अदर प्रॉब्लम्स सच एज क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जेंडर इशूज है, ह्यूमन राइट्स है, इन सभी के साथ डब्ल्यूटीओ ने खुद को अपडेट नहीं किया है। फिर देखिए मेंबर्स की जो डेवलपमेंटल स्टेटस है, देखिए एक पॉइंट पर मैंने बात की थी कि डब्ल्यूटीओ प्रेफरेंस प्रोवाइड करता है किसको, उन कंट्रीज को जो कि डेवलपिंग है या फिर लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है, उनको ये प्रेफरेंस प्रोवाइड करता है इन ट्रेड में। लेकिन डेवलपिंग है कौन और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है कौन, इसके लिए जो है दोस्तों क्लियर प्रोविजंस नहीं है, ठीक है। तो मेंबर्स का डेवलपमेंट स्टेटस कैसे फाइंड किया जाएगा, इसमें क्लियर प्रोविजंस नहीं है, दैट इज अगेन वन प्रॉब्लम। फिर देखिए डिस्प्यूट सेटलमेंट क्राइसिस, जो डब्ल्यूटीओ का डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है, ठीक है, उसमें नए अपॉइंटमेंट होने से यूएस ने रोक रखा है। अभी यूएस ने डब्ल्यूटीओ की डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी में न्यू अपॉइंटमेंट्स को ब्लॉक कर रखा है, ठीक है। तो अब जब उसको ब्लॉक कर रखा है तो वहाँ डिस्प्यूट सेटलमेंट होगा कैसे, और अगर जो रिमेनिंग बॉडी है वो डिस्प्यूट सेटलमेंट करती भी है तो फिर उसकी क्या मान्यता रह जाएगी, ठीक है। फिर देखिए मॉनिटरिंग मैकेनिज्म भी क्या है, बहुत इनएडिक्वेट है, यानी कि कौन सी कंट्री जो है डब्ल्यूटीओ के रूल्स को फॉलो कर रहा है, कौन सा कंट्री नहीं फॉलो कर रहा है, तो इससे रिलेटेड भी क्या है, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बहुत ही वीक है दोस्तों। तो अगेन दीज आर द प्रॉब्लम्स विथ डब्ल्यूटीओ। क्या क्या किया जा सकता है डब्ल्यूटीओ को रिफॉर्म करने के लिए, अगेन ओनली इंपॉर्टेंट फॉर मेंस, तो मेकिंग डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म वर्क, यानी यूएस को बोलो भाई कि तुम अपना जो है ब्लॉक करना बंद करो, ठीक है। मतलब न्यू अपॉइंटमेंट्स डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी में उसको होने दो। फिर देखो इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी टू इनहेंस लेजिटिमेसी, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी अधिक होनी चाहिए
यानी ट्रांसपेरेंसी अधिक होने का क्या अर्थ है, यानी कि अगर कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है डब्ल्यूटीओ के द्वारा तो उसका सारा रीजन्स वगैरह क्या होना चाहिए, चार्ट आउट होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए। फिर ब्रिंग इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको थोड़ा ज़्यादा पावर दो, ठीक है। फिर बैलेंस करो डिमांड्स को, किसके किसके डिमांड्स को, डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज को। फिर 21st सेंचुरी के साथ जो जो नए ट्रेड इशूज आ रहे हैं उनको भी रिजॉल्व करो। फिर स्मॉलर कंट्रीज को थोड़ी ज़्यादा आवाज़ दो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किए जा सकते हैं दोस्तों। अगेन ओनली इंपॉर्टेंट फॉर मेंस, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। अब देख लेते हैं ये न्यूज में क्यों था, ठीक है। न्यूज में ये इसलिए था, ये देखिए, इंडिया ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट साइन किया था, ठीक है। उसके तहत जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर इंडिया कुछ कम टैरिफ लगाने वाला था या टैरिफ्स को एलिमिनेट करने वाला था, ठीक है। बट अभी हाल फिलहाल इंडिया जो है वो स्मार्टफोन्स पर ठीक ठाक मात्रा में टैरिफ लगा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये डिसीजन इंडिया के अगेंस्ट लिया गया। तो इंडिया ने इस बात को चैलेंज किया कि भाई देखो, जब हमने ये एग्रीमेंट साइन किया था उस टाइम स्मार्टफोन्स थे ही नहीं मार्केट में, ठीक है, या फिर इतने मात्रा में नहीं थे। तो उस टाइम साइन किया गया एग्रीमेंट जो है न्यू प्रोडक्ट्स पर कैसे लागू हो सकता है। तो अगेन दिस इज द ये, बट ये कोई बहुत ही बड़ा न्यूज़ नहीं है। इसी बहाने आपको WTO के बारे में जानना था, दैट इज़ द कंसर्न। आइए दोस्तों G7 के बारे में बात करते हैं। तो G7 का एक 49th मीटिंग हुआ है अभी हिरोशिमा जापान में, ठीक है। तो G7 है क्या, सबसे पहले वो देख लीजिए। G7 दोस्तों एक इनफॉर्मल फोरम है लीडिंग इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस का। G7 क्या है, इनफॉर्मल फोरम है लीडिंग इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस का। अभी कॉपी पन्ना लेकर के आप लिखना शुरू कर दीजिए कि G7 के मेंबर्स कौन कौन से, एकदम आपको लिखना है और याद भी रखना है। एक तो कनाडा है, फिर फ्रांस है, फिर जापान है, फिर जर्मनी है, यूके है, इटली है, यूएस है। रिमेंबर, नॉर्थ अमेरिका में कनाडा और यूएस, फिर यूरोप में देखिए नॉर्थ अमेरिका में यूएस और कनाडा, फिर यूरोप में फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूके, और फिर एशिया में जापान। इतने कंट्रीज मेंबर हैं G7 के। इसके पहले एक और ग्रुपिंग थी दोस्तों जिसका नाम था G8, उसमें एक रसिया भी मेंबर था। रसिया को निकाल दिया गया जब रसिया ने 2014 में क्राइमिया पर अटैक किया और क्राइमिया को हथिया लिया। क्राइमिया पहले पार्ट था यूक्रेन का, ठीक है। तो क्राइमिया पर जब रसिया ने क्राइमिया को अटैक करके क्राइमिया को अपना पार्ट बना लिया तो फिर रसिया को ये G8 से हटा दिया गया और फिर ये ग्रुप बन गया G7, ठीक है। तो ये हो गया G7 और +1 G8। G20 में कौन कौन से कंट्रीज हैं, तो G20 में ये G8 वाले सारे हैं और उनके अलावा कौन कौन है वो देखिए। उनके अलावा है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, मेक्सिको, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया एंड टर्की। और इसके अलावा अफ्रीकन यूनियन ये भी इसका मेंबर है, ठीक है। प्लीज़ राइट इट डाउन, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, कंट्रीज का नाम दे करके, 3 का नाम दे करके कि इनमें से कौन सा मतलब ट्रिपलेट ऐसा है जो कि तीनों G20 का मेंबर है, ठीक है। और ये क्वेश्चन लिटरली 2 बार पूछा जा चुका है यूपीएससी के द्वारा। हेंस यू मस्ट रिमेंबर सच फैक्ट्स। इसको लिख लीजिए, याद कर लीजिए ठीक है। अब देख लीजिए G7 का क्या क्या पर्पस है, उस पर आते हैं। तो ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, एनर्जी पॉलिसी, इन सब पर बात करना जो है G7 का पर्पस है। देख लीजिए रसिया ने G7 को ज्वाइन किया था 1998 में, और लेकिन रसिया को फिर निकाल दिया गया था जब इसने क्राइमिया को हथिया लिया, ठीक है। देख लीजिए G7 के क्या क्या अचीवमेंट्स रहे हैं, अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन देख लीजिए इसने ग्लोबल फंड टू फाइट मलेरिया एंड एड्स ये क्रिएट किया था 2002 में। फिर इसने क्या, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि G7 फाइनेंस मिनिस्टर्स ने ग्लोबल मिनिमम टैक्स ऑफ 15% ऑन मल्टीनेशनल कंपनीज इसको अप्रूव किया है, ठीक है। इसको अप्रूव किया है दोस्तों G7 ने, ठीक है। और बाकी तो ये सब एक प्रोग्राम और है, इसको प्लीज़ लिख लीजिएगा आप, ये पार्ट आप प्रीलिम्स के लिए लिख लीजिए कि ग्लोबल अपोलो प्रोग्राम टू टैकल क्लाइमेट चेंज। पूरा लिखिए। एक अपोलो प्रोग्राम है वो मून पर जो आपका आदमी को भेजा था यूएस ने, वो अलग है, बट ये है ग्लोबल अपोलो प्रोग्राम टू टैकल क्लाइमेट चेंज।
ठीक है, थ्रू क्लीन एनर्जी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और ये इनिशिएटिव ली गई है G7 के द्वारा। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए, प्लीज़ लिख लीजिए। बाकी दोस्तों अभी देखिए ये G7 की जो मीटिंग हुई थी, तो इसमें तो 7 कंट्रीज आपको पता ही है, लेकिन इसमें इंडिया वगैरह नहीं है, लेकिन इन लोगों को बुलाया गया था स्पेशल इनवाइट करके, इंडिया को, ऑस्ट्रेलिया को और ब्राज़ील को। और उसमें इंडिया वहाँ जा करके 10 पॉइंट एक्शन प्लान इंडिया ने दिया है। जस्ट लिसन टू इट, डोंट रिमेंबर इट, डोंट राइट इट। इंडिया ने का 10 एक्शन प्लान क्या क्या था दोस्तों? तो इंडिया ने बोला इंक्लूसिव फूड सिस्टम्स डेवलप करिए, ग्लोबल फर्टिलाइजर सप्लाई चेन को डीपोलिटिसाइज करिए, फिर डेवलप करिए अल्टरनेटिव मॉडल टू फर्टिलाइजर्स। ठीक है, जैसे रसिया यूक्रेन क्राइसिस के साथ क्या हो रहा था, फर्टिलाइजर की बहुत क्राइसिस हो रही है दोस्तों। तो एनीवेज, तो फिर अल्टरनेटिव मॉडल लाइए फर्टिलाइजर्स के लिए, स्टॉप फूड वेस्टेज, फिर आपका ग्लोबल साउथ को प्रमोट करिए, फिर होलिस्टिक हेल्थ केयर को प्रमोट करिए, मिलेट्स को अडॉप्ट करिए, फिर हेल्थ केयर सिस्टम को और रिजिलियंट बनाइए, डिजिटल हेल्थ केयर को प्रमोट करिए, और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की मोबिलिटी इंश्योर करिए, यानी कि इंडिया से डॉक्टर दूसरे देश में जा सके, चाइना जाकर सर्व कर सके, रसिया जाकर सर्व करे, इस चीज़ को आप लोग प्रमोट करिए। देखिए दोस्तों इस समिट के क्या क्या आउटकम्स रहे, अगेन जस्ट लिसन टू इट एंड फॉरगेट। ठीक है, तो इसका आउटकम्स रहे हैं, इट हैज़ टॉक्ड अबाउट इकोनॉमिक रेजिलियंस एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी। ठीक है, फिर इसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्टैंडर्ड सेट करने की बात की है, ताकि ट्रस्ट वर्दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट की जा सके। देन इट हैज़ टॉक्ड अबाउट क्लाइमेट एंड एनर्जी, और इसने अपने प्लेज इन लोगों ने सेट किया है, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने, कि हम लोग 2050 तक नेट जीरो को अचीव कर लेंगे। नेट जीरो आपको पता होगा क्या है, प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए अगर आपको बताने की इच्छा हो तो। फिर रिजिलियंट ग्लोबल फूड सिक्योरिटी को प्रमोट करना है। G7 का रिलेवेंस क्या है दोस्तों करंट जियो पॉलिटिक्स में, दिस इज इम्पॉर्टेंट, आप इसको नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स बट इम्पॉर्टेंट इन जनरल। तो G7 की इंपॉर्टेंस है दोस्तों कि ये बहुत बड़ा इकोनॉमिक पावर है, देख लीजिए ना, इसमें वर्ल्ड के सारे जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो हैं इसके मेंबर, हैंस इट इज़ अ वेरी ह्यूज इकोनॉमिक पावर, इट कैरीज ह्यूज पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन इंटरनेशनल कोऑपरेशन। ठीक है, इसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत है, यूएस की बात को बहुत सारे कंट्रीज तो ऐसे ही एकदम सिरोधार्य रखते हैं। ठीक है, फिर देखिए इट हैज़ सिम्बॉलिक इंपॉर्टेंस ऑल्सो, क्योंकि इसमें जितने भी कंट्रीज हैं वो सारे डेमोक्रेसीज हैं। ठीक है, फिर देखिए इट इज़ ए कैटलिस्ट फॉर ग्लोबल गवर्नेंस, अगर यहाँ से कोई भी एजेंडा सेट किया जाता है दोस्तों तो उसको लगभग सारे कंट्रीज मान ही लेते हैं। फिर देखिए लेकिन वाई G7 इज़ नॉट इफेक्टिव, तो ये सब सिमिलर टाइप के पॉइंट्स होते हैं सभी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, सच है जैसे लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन एंड एक्सक्लूजन ऑफ की प्लेयर्स। अब इसमें 7 ही कंट्री हैं, तो 7 ही कंट्री अगर कोई डिसीजन लेंगे तो वो कितना ही इफेक्टिव होगा, आप सोच सकते हैं। देखिए जो बहुत मेजर कंट्रीज हैं आज के डेट में, जैसे चाइना बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री, इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, ये सब इसके मेंबर होने चाहिए। फिर देखिए जो 7 कंट्रीज हैं उनके भी इंटरेस्ट बहुत डाइवर्ज हैं। ठीक है, जैसे कि फ्रांस जो है, फ्रांस हैज़ बीन सपोर्टर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर स्टेटस सिंस बिगिनिंग, लेकिन यूएस वगैरह ने इंडिया पर काफ़ी सैंक्शंस लगाए थे इन द बिगिनिंग। ठीक है, तो इस तरीके से इनका खुद का जो है दोस्तों बहुत डाइवर्जेंस है। फिर देखिए ग्लोबल डायनेमिक्स में चेंज हो रहा है। ठीक है, ग्लोबल डायनेमिक्स में चेंज हो रहा है, जैसे कि अब नए जो ग्रुपिंग्स है सच है G20 वो इंपॉर्टेंस लेते जा रहे हैं, हैंस G7 का इंपॉर्टेंस क्या हो रहा है, घट रहा है। फिर देखिए ये अपने कमिटमेंट्स को इम्प्लीमेंट भी नहीं कर पाते हैं ढंग से। ठीक है, चलिए अब इंडिया और G7 के रिस्पेक्ट में हम लोग देखते हैं कि अगर इंडिया G7 से के साथ काम करता है तो इंडिया को क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ है सबसे पहले इंडिया के लिए कि इफ़ G7 इज एक्सपेंडेड इंडिया कैन बिकम अ पार्ट ऑफ इट। फिर देखिए इंडिया कैन बिकम अ वॉइस फॉर ग्लोबल साउथ इन G7, यानी जो ग्लोबल साउथ जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, उनका वॉइस बन सकता है इंडिया। फिर इंडिया कैन यूज G7 टू काउंटर चाइना, क्योंकि इसमें जो मेजर कंट्रीज हैं यूएस और यूरोपियन जो पार्टनर्स है दोस्तों, इवन जापान जो है, इन सभी कंट्रीज को चाइना से थ्रेट है, तो इंडिया इसका यूटिलाइज कर सकता है टू काउंटर चाइना। देन और भी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। फिर देखिए कंसर्न्स क्या क्या है, कंसर्न्स यही है, डाइवर्जेंस ऑफ ओपिनियन इज वन ऑफ द कंसर्न। फिर बाकी आप इसको देख लीजिए, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। आइए दोस्तों देखते हैं
एशियन डेवलपमेंटल बैंक की कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी जानने से पहले देख लेते हैं एशियन डेवलपमेंटल बैंक क्या है। ठीक है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक एक 68 मेंबर के द्वारा बनाई गई बैंक है। इसमें 49 मेंबर्स तो एशिया के हैं और बाकी 19 मेंबर्स आउटसाइड के हैं। तो आप इसको लिख लीजिए कि एशियन डेवलपमेंटल बैंक में ऑल द मेंबर्स आर नॉट फ्रॉम एशिया। ठीक है, प्लीज़ राइट कि एशियन डेवलपमेंट बैंक में जो है 49 मेंबर्स एशिया के हैं, 19 मेंबर्स आउटसाइड के हैं और इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर है। इसको भी आप लिख लीजिए। और इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों मनीला में, फिलीपींस। इसको भी लिख लीजिए, इसको आपको लिख ही लेना है। ठीक है, फिर इसके शेयर होल्डिंग दो टाइप की है। ठीक है, तो जो नॉन बोरोइंग मेंबर्स हैं, नॉन बोरोइंग मेंबर्स में जो लार्जेस्ट शेयर होल्डिंग है वो है यूएस और जापान की। प्लीज राइट इट डाउन, एकदम आप लिख ही लीजिए इसको कि नॉन बोरोइंग मेंबर्स में लार्जेस्ट शेयर होल्डर है यूएस एंड जापान। फिर जो बोरोइंग मेंबर्स हैं उनमें लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स हैं चाइना एंड इंडिया। इसको आप लिख लीजिए, इतना आपको लिख लेना दोस्तों। फिर अब आपको और क्या लिख लेना है कि ये कौन कौन सा रिपोर्ट पब्लिश करती है। तो ये रिपोर्ट पब्लिश करती है एशियन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन रिपोर्ट। ठीक है, ये आपको लिख लेना है। फिर और रिपोर्ट पब्लिश करती है की इंडिकेटर्स फॉर एशिया एंड पैसिफिक 2022। तो ये सारे रिपोर्ट ये पब्लिश करती है दोस्तों। फिर आप बाकी देख लीजिए कि इसका मैंडेट क्या है। इनका बैंक है तो इस लोन प्रोवाइड करेगा, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम करेगा। ठीक है, बहुत सारा पॉलिसी डायलॉग में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, फाइनेंशियल सर्विस, सब ठीक है। इंडिया और एडीबी का देख लीजिए। एडीबी ने इंडिया के लिए लगभग 52 बिलियन डॉलर्स कमिट किए हैं। बहुत सारे इंडिया में प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिसको कि एडीबी ही फंड करता है, जैसे कि विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट। फिर आपका है ये है नाहवा शेवा कंटेनर टर्मिनल फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट। तो इस तरह से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इंडिया में जो है एशियन डेवलपमेंटल बैंक फंड कर रहा है। देखिए, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसने एक लाई है कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी। ठीक है, कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी, और ये इंडिया के लिए लाया है। तो कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी है क्या, इज ए प्राइमरी प्लेटफॉर्म फॉर डिजाइनिंग ऑपरेशंस टू डिलीवर डेवलपमेंट रिजल्ट्स ऑफ एट द कंट्री लेवल। यानी ये एक पर्टिकुलर कंट्री को डेवलप करने के लिए ये स्ट्रेटजी लेकर के आता है कौन, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो यही कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी। तो कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी जो है 2023 से 2027 तक काम करेगा। ठीक है, और इसके तहत क्या किया जाएगा, प्रोस्पेरस इंक्लूसिव रिजिलियंट एंड सस्टेनेबल एशिया एंड पैसिफिक को डेवलप करना है। ठीक है, कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी में कॉस्ट शेयरिंग अरेंजमेंट होगा। एडीबी 70% पैसा देगा और 30% जो भी प्रोजेक्ट, मतलब कोई प्रोजेक्ट होगा ना, रोड ब्रिज कुछ भी बनाना है तो उसमें 70% फंडिंग उसको कौन करेगा, एडीबी करेगा, और 30% फंडिंग वही कंट्री करेगी दोस्तों। ठीक है, जिस कंट्री के लिए कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी लाई जा रही है। अब देखिए, इसको प्लीज लिख लीजिएगा क्योंकि ऐसा कई बार ना ये जो कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है, फॉर प्रीलिम्स। तो कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी के 3 पिलर्स हैं, इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, क्या क्या पिलर्स हैं, टू एक्सेलरेट स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन एंड जॉब क्रिएशन। यानी किसी कंट्री को डेवलप करना है कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी के तहत, तो सबसे पहला है पिलर है एक्सेलरेट स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन एंड जॉब क्रिएशन। ठीक है, इसके तहत ये क्या क्या करेंगे, लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री को डेवलप करेंगे, स्किलिंग प्रमोट करेंगे, एमएसएमईज को स्ट्रेंथन करेंगे। ठीक है, फिर गवर्नमेंट कैपेसिटी को ऑगमेंट करेंगे, प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करने के लिए। तो ये पहला पिलर है दोस्तों। पहला पिलर क्या है, एक्सेलरेट स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन एंड जॉब क्रिएशन। सेकेंड पिलर इज टू प्रमोट क्लाइमेट रेजिलियंट ग्रीन ग्रोथ। इसको ऐसे ही शब्दों में लिख लीजिए, टू प्रमोट क्लाइमेट रेजिलियंट ग्रीन ग्रोथ। नाउ थर्ड स्ट्रेटजी इज टू डीपेन सोशल एंड इकोनॉमिक इंक्लूसिवनेस। टू डीपेन सोशल एंड इकोनॉमिक इंक्लूसिवनेस, सोशल एंड इकोनॉमिक इंक्लूसिवनेस प्रमोट करना है दोस्तों। मतलब गरीब से गरीब आदमी को कम से कम बेसिक सर्विसेज तो मिल ही जाए। ठीक है, तो ये इसका गोल है। और इंडिया और एडीबी का क्या क्या पार्टनरशिप है दोस्तों, तो एडीबी ने इंडिया को बहुत सारी चीज़ों में हेल्प किया है, जैसे एग्रीकल्चर में, एजुकेशन में, एनर्जी, हेल्थ, फाइनेंस, इन सारे सेक्टर्स में एडीबी ने यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया को हेल्प किया है। ठीक है, इंडिया और एडीबी से रिलेटेड चैलेंजेस क्या क्या है, तो
देखिए सबसे पहला तो कि डिफरेंशियल अप्रोच इंडिया मतलब एक यूनिट नहीं है, वैसे तो एक यूनिट है, बट इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं। तो स्टेट 1 मान लीजिए गुजरात है और स्टेट 2 मान लीजिए झारखंड है। ठीक है, तो गुजरात के लिए स्ट्रेटजी इसकी इनकी अलग होगी, झारखंड के लिए इनकी स्ट्रेटजी अलग होगी। तो इस टाइप से इनको डिफरेंशियल अप्रोच अपनाना पड़ता है। फिर देखिए बहुत सारा डिपेंडेंस जो है ये ग्रोथ इंश्योर करने के लिए प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी करता है दोस्तों। तो अगेन अब ये तो गवर्नमेंट और बैंक के बीच में बात करके नहीं इंश्योर किया जा सकता ना कि प्राइवेट सेक्टर किस तरह से अपना रोल प्ले करेगी। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम। आइए दोस्तों, वेस्ट एशिया भी न्यूज में था। ठीक है, वेस्ट एशिया हमेशा ही न्यूज में रहता है। तो इस रिगार्डिंग पहले तो देख लेते हैं, थोड़ा सा मैप पर आते हैं हम लोग सबसे पहले। अभी देखिए यहाँ पर है मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी है, और ये कंट्री है इजिप्ट। यहाँ पर है सिनाई पेनिनसुला, और इधर से आता है सुएज कनाल। सुएज कनाल मेडिटेरेनियन को जोड़ देता है रेड सी से। ठीक है, ये है रेड सी, और ये है आपका गल्फ ऑफ एडन। ये है रेड सी और ये है गल्फ ऑफ एडन। रेड सी और गल्फ ऑफ एडन के बीचों बीच यहाँ पर है आपका बाब अल मंडाब स्ट्रेट। बाब अल मंडाब, अब इसको पढ़ने का जो भी तरीका हो, बट इसका स्पेलिंग यही बाब अल मंडाब स्ट्रेट है। एनवीज, अब हम लोग गल्फ ऑफ एडन से इधर आ गए गल्फ ऑफ ओमान की तरफ। इधर है गल्फ ऑफ ओमान और इधर है पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में ये जो स्ट्रेट है इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। एनीवेज तो ये आपको ध्यान में रहे। एक बार इधर कौन कौन से कंट्रीज हैं इसको देख लीजिए। ये रेड सी, और अफ्रीकन साइड में कंट्रीज है इजिप्ट, सूडान, इरिट्रिया, ये है इथियोपिया, ये छोटा सा कंट्री है जिबूती, और ये है सोमालिया। इजिप्ट, सूडान, फिर इरिट्रिया, इथियोपिया, जिबूटी और सोमालिया, इसको याद रहे आपको। फिर आप ये यहाँ देख लीजिए एक बारी कंट्रीज का थोड़ा सा आपको ध्यान में रहना चाहिए। यहाँ है ईरान, ईरान के नॉर्दर्न साइड में है कैस्पियन सी। ठीक है, फिर इधर आता है इराक, फिर आता है सऊदी अरेबिया। देखिए इराक के यहाँ बॉर्डर पर बैठा है छोटा सा कुवैत। ठीक है, फिर यहाँ पर छोटे छोटे दो कंट्री, यहाँ पर बहरीन है और यहाँ पर कतर है। फिर है आपका यूएई, फिर ये कंट्री है ओमान, और फिर ये कंट्री है यमन। फिर देखिए यहाँ इराक है, यहाँ सऊदी अरेबिया है। इसके इराक के वेस्ट में आपको मिलेगा सीरिया। ठीक है, और सऊदी अरेबिया के वेस्ट में मिलेगा आपको जॉर्डन। सऊदी अरेबिया के वेस्ट में मिलेगा आपको जॉर्डन। ठीक है, यहाँ सीरिया से ऊपर इधर छोटा सा मिलेगा आपको लेबनान, और यहीं पर आपको सीरिया, जॉर्डन और लेबनान से घिरा हुआ मिलेगा आपको इजराइल। ये सीरिया, इधर लेबनान और इधर जॉर्डन से घिरा हुआ आपको, और इस साइड इजिप्ट से, चार कंट्री से घिरा हुआ मिलेगा आपको कौन, इजराइल मिलेगा। तो ये मैप आप ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, देखिए अब ये क्यों न्यूज में था वेस्ट एशिया, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है जिसका नाम है I2U2। I2U2 के मेंबर्स आप लिख करके याद कर लीजिए। एक है इंडिया, फिर है इजराइल, फिर है यूएई और फिर यूएस। I2U2, तो इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएस, ये चार मेंबर्स बनाकर मिलकर के बनाते हैं I2U2। और I2U2 को दोस्तों दूसरा क्वाड भी कहा गया, दूसरा क्वाड भी कहा गया। अब पहला क्वाड कौन है, पहला क्वाड है इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये है फर्स्ट क्वाड, और I2U2 है सेकेंड क्वाड। इसको ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, तो ये I2U2 जो है दोस्तों, ये इंडिया के लुक वेस्ट पॉलिसी से के ट्यून में है। मतलब इंडिया का दो पॉलिसी है, एक तो एक्ट ईस्ट है, एक्ट ईस्ट एंड लुक वेस्ट। तो लुक वेस्ट यानी इंडिया के वेस्ट में कौन कौन सी कंट्री आएगी, वेस्ट एशिया ही आएगी। ठीक है, तो ये I2U2 का फॉर्मेशन भी जो है, या I2U2 की मेंबरशिप जो है, इंडिया के लुक वेस्ट पॉलिसी से बिल्कुल तालमेल खाती है। चलिए देखते हैं तो I2U2 का क्या क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है, और वेस्ट एशिया का क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है इंडिया के साथ। ठीक है, तो I2U2 इंप्रूव करेगी टाइज विथ वेस्ट एशिया। आपको पता है कि वेस्ट एशिया में इंडिया की बहुत बड़ी डायस्पोरा भी रहती है, सऊदी अरेबिया, यूएई वगैरह में इंडिया के बहुत सारे लोग रहते हैं। ठीक है, फिर इट विल ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट अदर इनिशिएटिव्स। ठीक है, बिटवीन इंडिया एंड वेस्ट एशिया। फिर I2U2 क्या करेगी, स्ट्रेंथन करेगी इन ग्लोबल पोजीशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड।
ठीक है। ITU2 विल ऑल्सो हेल्प इन इंश्योरिंग पीस एंड सिक्योरिटी, क्योंकि आपको पता है वहाँ पर 3 बहुत फेमस स्ट्रेट हैं, सुएज कनाल है, ठीक है, फिर बाब अल मंडाब है, फिर आपका हॉर्मूज स्ट्रेट है, और जहाँ से इंडिया की बहुत सारी ट्रेडिंग शिप्स जो है वो पास होती है, ठीक है। तो ट्रेडिंग शिप्स इंडिया के जब वहाँ से पास होती हैं तो अगर वहाँ पर हमारा मेंबरशिप रहे तो इट विल हेल्प इन पीस एंड सिक्योरिटी। फिर देखिए, इट विल ऑल्सो हेल्प इन कंट्रोलिंग मैरीटाइम पायरेसी, पायरेसी को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। इलीगल स्मगलिंग ऑफ वेपन्स एंड टेररिज्म को भी कंट्रोल करने में हेल्प करेगा, ठीक है। फिर देखिए, इट विल ऑल्सो प्रोवाइड अस एक्सेस टू मार्केट, एक्सेस टू मार्केट, सबसे पहले तो वेस्ट एशिया की मार्केट, और वेस्ट एशिया के थ्रू यूरोप की मार्केट। देख लीजिए आप यहाँ मैप में, ये देखिए इधर कहीं है इंडिया, सॉरी इधर कहीं इंडिया, इंडिया से अगर हम लोग को यूरोप जाना है तो कैसे कैसे जा सकते हैं, ये तो इधर जाएंगे रेड सी के, इजिप्ट को पार करेंगे, मेडिटेरियन, और इधर पूरा हो गया यूरोप। या फिर हम लोग ऐसे भी जा सकते हैं, यहाँ से निकला गल्फ ऑफ ओमान से घुसे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से घुसे, ठीक है, फिर पर्शियन गल्फ से घुसे, और यहाँ से फिर हम लोग या तो ईरान के थ्रू इधर जा सकते हैं या इराक के थ्रू, मतलब अब हम लोग का यूरोप जाने का रास्ता इधर से मिल जाएगा दोस्तों। तो इसीलिए ये हमारे ट्रेड को भी प्रमोट करने में हेल्प करेगा। फिर देखिए दोस्तों, इट विल ऑल्सो हेल्प अस इन काउंटरिंग चाइना, इट विल ऑल्सो हेल्प अस इन काउंटरिंग चाइना। So just remember these points for mains. Now again come back to West Asia, why it is important for world and India also. तो सबसे पहले तो it is important for world for its energy resources, क्योंकि वेस्ट एशिया में आपको पता है बहुत बड़े बड़े ऑयल एंड गैस रिजर्व्स पाए जाते हैं, hence it is important for energy security. फिर देखिए, इट इज़ ए वेरी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन। देख लीजिए क्या क्या है इसकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन। ये है दोस्तों वेस्ट एशिया, ठीक है, इधर साइड है यूरोप, इधर साइड है अफ्रीका, इधर साइड है यूरोप, और इधर साइड है एशिया, इसके बीचों बीच में है दोस्तों ये, ठीक है। तो ये इनफैक्ट अभी आपको पता है कि रेड सी में जो है हाउदी रिबल्स आपके शिप्स को टारगेट कर रहे हैं, जिससे पूरी ग्लोबल ट्रेड प्रभावित हो गया, इसीलिए ये बहुत ही जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है दोस्तों, ठीक है। ये यूरोप, अफ्रीका और एशिया के बीचों बीच एक ब्रिज की तरह काम करती है, ठीक है। तो इट हैज़ ए वेरी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन। फिर कन्फ्लिक्ट्स और सिक्योरिटी के लिए भी क्या जरूरी है, ये वेस्ट एशिया इम्पोर्टेंस रखती है, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ बहुत सारे कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जैसे अभी तो इजराइल और हमास के बीच में वॉर चल रहा है। फिर बहुत सारे यहाँ पर हिजबुल्ला, हमास और हाउदी रिबल्स, इस टाइप के जो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी यहाँ के पीस को बिगाड़ने में काम करते रहते हैं। फिर जो सोमालिया वगैरह, ये जो थोड़ा अफ्रीकन कंट्रीज है, यहाँ से पायरेट्स आते हैं जो कि यहाँ के पीस को भी डिस्टर्ब करते हैं। देन इट ऑल्सो है रिलीजियस एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस, जैसे कि आपको पता है कि सऊदी अरेबिया में मक्का एंड मदीना है, ठीक है, जो कि इस्लाम का बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है। फिर जुदाइज़म के लिए यानी यहूदियों के लिए, और आपका मुस्लिम्स के लिए भी, और क्रिश्चियंस के लिए भी जो जेरूसलम है वो बहुत ही जेरूसलम बहुत ही आपका इम्पॉर्टेंट रिलीजियस प्लेस है इन तीनों ही रिलीजन्स के लिए, ठीक है। फिर इकोनॉमिक एंड ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी दिस कंट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आइए दोस्तों, अब जो ITU2 में जो कंट्री बनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन बनी है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो ITU2 बनाई गई है 4 कंट्रीज को लेकर के। आपको पता है इंडिया, फिर इजराइल, फिर US और UAE, इन 4 कंट्रीज को मिला करके बनी है ITU2। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों? म्यूचुअल इंटरेस्ट पर काम करना, स्ट्रेंथन करना इकोनॉमिक पार्टनरशिप को इन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। क्या क्या कोऑपरेशन के एरियाज हैं इसमें, बस सुनते जाइए। वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, स्पेस, हेल्थ एंड फूड सिक्योरिटी, ये 6 एरिया ऑफ कोऑपरेशन है। वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, स्पेस, हेल्थ एंड फूड सिक्योरिटी। जस्ट लिसन टू इट, ओके दोस्तों। न्यू जो ग्रुप बना है उससे रिलेटेड क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं जैसे ITU2 से, तो इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है कि किस विषय पर काम करना है। जनरल बोल दिया गया भाई इकोनॉमी और ट्रेड प्रमोट करना है, तो ये कोई मतलब क्लियरली डिफाइंड गोल्स नहीं हुआ दोस्तों। ऑल्सो मेंबर कंट्रीज के बीच में बहुत एसिमेट्री दिखती है, जैसे US के पास बहुत स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है, लेकिन बाकी किसी भी कंट्री के पास उतनी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री नहीं है। हेंस देयर इज एसिमेट्री बिटवीन द कंट्रीज। ऑल्सो देयर इज इशू ऑफ आपका cooperation. If India aligns with US, then our friend Russia
माइट फील ऑफेंडेड। फिर देखिए दोस्तों, स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी की बात करती है। मान लीजिए यूएस इस ग्रुप में आकर के दादागिरी करे कि इजराइल को यही करना होगा, या यूएई को यही करना होगा, या इंडिया को यही काम करना होगा, तो देन इट विल डिस्टर्ब आवर स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी। फिर देखिए, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इन वेस्ट एशिया इतने हो रहे हैं कि जैसे मान लीजिए इंडिया जो है वो यूएई और इजराइल के साथ अगर ज़्यादा नज़दीक जाता है तो हमारा फ्रेंड जो है ईरान जो है वो हमसे दुखी हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट वेस्ट एशिया में हमेशा चलती ही रहती है, तो इससे भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, तो वे अहेड क्या किया जाए, तो एड्रेसिंग बायलैटरल कंसर्न्स, जितने भी कंट्रीज के साथ हमारे बायलैटरल कंसर्न्स है, जैसे ईरान से हम लोग ऑयल नहीं खरीद रहे हैं तो उनसे जाओ मिलो, बात करो बैठ करके। ठीक है, तो बायलैटरल कंसर्न्स को एड्रेस करो। देन मोर कोऑपरेशन इज नीडेड, फोकस ऑन डेवलपमेंट, फोकस ऑन मेंटेनिंग पीस। सो दीज आर जस्ट जनरल पॉइंट्स फॉर मेंस। आइए दोस्तों, फिर एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन। फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन। तो इसमें ध्यान रहे कि इसमें टोटल 14 आइलैंड कंट्रीज आती हैं। टोटल 14 आइलैंड कंट्रीज आती हैं जो कि पैसिफिक आइलैंड में है। पैसिफिक आइलैंड की जो आइलैंड कंट्रीज हैं उनको टोटल 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसको प्लीज़ आप लिख लीजिए, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, माइक्रोनेशिया में, मेलानेशिया में और पोलिनेशिया में। ठीक है, पैसिफिक आइलैंड की सारी कंट्रीज को, जो छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज हैं उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया एंड पोलिनेशिया। अब देखिए इसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं, एक बार इसको आप लिख लीजिए, सबसे अच्छा काम करिए लिख लीजिए। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू राइट इट। तो कौन कौन सी कंट्रीज हैं इसमें, कुक आइलैंड्स हैं, फिजी है, किरिबाटी है, मार्शल आइलैंड्स है, माइक्रोनेशिया है, नाउरू है, नियू है, पलाऊ है, पापुआ न्यू गिनी है, सामोआ है, सोलोमोन आइलैंड्स है, टोंगा, टुवालू और वनुआतू है। 14 कंट्रीज आर देयर इन द फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन। विच 14 कंट्रीज आर देयर, कुक आइलैंड्स, फिजी, किरिबाटी, मार्शल आइलैंड्स, माइक्रोनेशिया, नाउरू, न्यू, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, सामोआ, सोलोमन आइलैंड, टोंगा, टुवालू एंड वनुआतू। देख लीजिए ना, ये कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के आसपास ये सारी कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया और इधर है न्यूजीलैंड, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के आसपास ही ये सारी कंट्रीज आपको पैसिफिक आइलैंड में देखने को मिलती है। तो दोस्तों, ये जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन, इसकी मीटिंग अभी हाल फिलहाल है की गई थी पापुआ न्यू गिनी में। अगेन ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसमें 12 पॉइंट डेवलपमेंट प्लान आया है, नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आप ये ध्यान में रखिए कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। ये इंपॉर्टेंट है, फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन, ये इंपॉर्टेंट है इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए और इंडो पैसिफिक पॉलिसी के लिए। ठीक है, और साउथ साउथ कोऑपरेशन के लिए। 3 कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, वाई फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन इज रेलेवेंट फॉर इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी, फॉर इंडो पैसिफिक पॉलिसी एंड फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन। क्या क्या सिग्निफिकेंस है पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज की इंडिया के लिए या फिर वर्ल्ड के लिए भी इन जनरल। ठीक है, तो जस्ट लिसन टू द कीवर्ड्स, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कुछ भी नहीं है। ये जियो स्ट्रेटजिक लोकेशन है दोस्तों। ठीक है, फिर मैरी टाइम सिक्योरिटी के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये छोटे छोटे जो आइलैंड कंट्रीज हैं, ठीक है, तो ये मैरी टाइम सिक्योरिटीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए इकोनॉमिक इसके बहुत रिलेवेंस है दोस्तों, क्योंकि कंट्री छोटी है, लेकिन अगर 200 नॉटिकल माइल का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ले लें एक छोटा सा आइलैंड से भी, तो फिर उनको बहुत बड़ा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मिल जाता है दोस्तों। ठीक है, फिर देखिए ये रीजनल एंड ग्लोबल एंगेजमेंट्स के लिए भी ये क्या है, रिलेवेंट है। फिर कल्चरल टाइज है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे फिजी में और पापुआ न्यू गिनी में बहुत बड़ी संख्या में इंडियंस लोग रहते हैं। ये इंडियंस यहाँ कब गए थे, ये इंडियंस यहाँ गए थे एज गिरमिटिया मजदूर। गिरमिटिया कब गए थे वहाँ पर, देखिए जब यूके ने स्लेवरी एबॉलिश कर दी। अब वो स्लेब से जो है फ्री फोकट में काम नहीं करा सकते हैं। ठीक है, तो अब उनका प्लांटेशन वर्क जो ऑल ओवर वर्ल्ड इधर उधर चल रहा है उसको कौन देखेगा, तो उसको देखेंगे गिरमिटिया मजदूर। इन लोगों को इंडिया से एग्रीमेंट करके लेकर के जाया जाता था, इसीलिए इनको इंडेंचर्ड लेबर भी कहा जाता था या फिर गिरमिटिया मजदूर भी
कहा जाता था। तो अब वो कई जनरेशन के बाद की बात है, लेकिन हैं तो वो इंडियन डायस्पोरा के ही लोग, ठीक है। उनका रिलीजन इंडियन से मिलता जुलता होगा, उनके कल्चर्स, उनके गाने, उनका लैंग्वेज, यहाँ तक कि ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे मॉरिशियस वगैरह में दोस्तों भोजपुरी बोली जाती है। हिंदी तो बहुत बड़ी बात है, भोजपुरी तक जानते हैं लोग, ठीक है। हेंस आप समझ सकते हैं कि इनकी क्या कल्चरल सिग्निफिकेंस है इंडिया के लिए। फिर देखिए ये फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कंट्री जो है, इसने क्या क्या इनिशिएटिव्स लॉन्च किया है। अगेन जस्ट लिसन टू इट, डोंट ट्राई टू मेमोराइज नथिंग। तो बिजनेस एक्सेलरेटर लाया है इसने, फिर ह्यूमैनिटेरियन एड असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ के ऊपर इनिशिएटिव्स लाया है, सच एज कोविड-19 के दौरान। फिर इंडिया यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड, इसको लॉन्च किया गया है। फिर स्पेशल $1 मिलियन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज, $1 मिलियन फंड बनाया गया है फॉर क्लाइमेट चेंज एंड क्लीन एनर्जी। फिर पैन पैसिफिक आइलैंड ई नेटवर्क, ठीक है, ये बनाया गया है। फिर वीज़ा ऑन अराइवल फैसिलिटी को एक्सटेंड किया गया है। फिर बहुत सारा एनुअल ग्रांट इन एड उनको प्रोवाइड किया जाता है डेवलपमेंट वगैरह के लिए, ठीक है। अगेन नॉट इम्पॉर्टेंट, जस्ट लिसन टू इट। आपको ये पता ना है इंडिया इन इश्यूज पर एंगेज कर रहा है, ठीक है। जैसे पैसे प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, वीज़ा प्रोवाइड कर रहा है डेवलपमेंट के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए काम कर रहा है, ठीक है। फिर ह्यूमैनिटेरियन एड एंड डिजास्टर रिलीफ प्रोवाइड कर रहा है। इस तरह से आपको इन जनरल यू मस्ट हैव अवेयरनेस, ठीक है। फिर पार्टनरशिप को अगर स्ट्रेंथन करना है, ठीक है, तो क्या क्या जो है चैलेंजेज हैं। तो कंपटीशन फ्रॉम ग्लोबल पावर्स, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है दोस्तों, क्योंकि अगर इंडिया 1 मिलियन फंड दे सकता है तो चाइना तो दोस्तों उन कंट्रीज को 20 मिलियन फंड दे सकता है, ठीक है। तो वो लोग चाइना के साथ क्यों ना जाए, इंडिया के साथ क्यों जाए, तो दिस इज ए चैलेंज। फिर देखिए ट्रेड पोटेंशियल जो है दोस्तों बहुत अनयूटिलाइज्ड है। इंडिया का इन सारी कंट्रीज के साथ मात्र $300 मिलियन का ट्रेड है दोस्तों, मात्र $300 मिलियन का। इतने कम ट्रेड से अगर वो आपसे जुड़े हुए हैं तो मीन्स बहुत बड़ी रिलेवेंस ना इंडिया के लिए वो कंट्रीज रखते हैं, ना वो कंट्रीज के लिए इंडिया इतनी बड़ी रिलेवेंस रखता है, ठीक है। तो वी नीड टू इंक्रीज आवर ट्रेड विद दोज कंट्रीज। फिर देखिए इम्फेसिस ऑन ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है कि सिर्फ लिमिटेड कंट्रीज के साथ एंगेज करना, जैसे फिजी के साथ जहाँ इंडियन डायस्पोरा रहती है, तो वो नहीं होना चाहिए। फिर लिमिटेड एंगेजमेंट भी है दोस्तों, अगेन वही पॉइंट, फिजी और पापुआ न्यू गिनी के साथ एंगेज करना। जोग्राफिकल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है इंडिया और ये आपका पैसिफिक आइलैंड की कंट्रीज के बीच में। फिर पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट तो है, लेकिन बहुत वही 2-3 कंट्रीज के बीच में ही है, ज़्यादा कंट्रीज के साथ पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट नहीं है, ठीक है। फिर वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, अगेन ओनली इंपॉर्टेंट फॉर मेंस, ठीक है। तो हाई लेवल एंगेजमेंट्स करो, यानी कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर या बड़े बड़े मिनिस्टर या फिर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको वहाँ जाना चाहिए, वहाँ के मिनिस्टर्स वगैरह से मिलना चाहिए। फिर डेवलपमेंटल असिस्टेंस प्रोवाइड करो टू दोज कंट्रीज, ठीक है। और टेक्निकल एक्सपर्टीज़ प्रोवाइड करो, ठीक है, फॉर डेवलपमेंट, ठीक है। क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करो, क्योंकि क्लाइमेट चेंज अगर होगा तो सबसे पहले ये आइलैंड कंट्रीज ही प्रभावित करेंगे। छोटा छोटा कंट्री ही है, थोड़ा सा अगर वाट सी लेवल बढ़ा तो कंट्री अंदर, तो फिर उस कंट्री का रेलेवेंस टोटली खत्म। फिर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन करो, फिर कल्चरल एक्सचेंजेस करो, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को ये करो, पे फोकस करो। फोकस ऑन कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है। जैसे वहाँ पोर्ट्स बनाओ, एयरपोर्ट्स बनाओ, रोड्स बनाओ, ये सब बनाओ, ठीक है। सो अगेन आइए दोस्तों देखते हैं इंडो पैसिफिक क्या है। तो दोस्तों इंडो पैसिफिक है इंडियन ओशन प्लस पैसिफिक ओशन का कॉम्बिनेशन। हालांकि इंडो पैसिफिक का डेफिनेशन अलग अलग कंट्रीज के लिए अलग अलग है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर है ठीक है। देखिए रफली मैं बता रहा हूँ कि ये है अफ्रीका, ये है ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर है इंडिया, ये है नॉर्थ अमेरिका और ये है साउथ अमेरिका।
इंडिया का कहना है कि इंडो पैसिफिक कहाँ से शुरू होता है, यहाँ अफ्रीका के इस पार्ट से शुरू होकर के और ये अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका दोनों के वेस्टर्न बाउंड्रीज तक ये पूरा है इंडो पैसिफिक फॉर इंडिया, फॉर इंडिया। ठीक है, और यूएस के लिए इंडो पैसिफिक का है, यूएस के लिए इंडो पैसिफिक है, यहाँ इंडिया से शुरू होकर के, यहाँ से शुरू होकर के ये पूरा पोर्शन है इंडो पैसिफिक। तो इंडो पैसिफिक की डेफिनेशन में बहुत सारा इशूज है, तो ये आप देख लीजिए। तो देख लीजिए इंडो पैसिफिक क्या है, फॉर इंडियन पर्सपेक्टिव इट एक्सटेंड्स फ्रॉम कोस्ट ऑफ ईस्ट अफ्रीका अक्रॉस द इंडियन ओशन, जो मैंने आपको बताया। लेकिन यूएस जो है वो बोलता है इट डिस्क्राइब रीजन फ्रॉम वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, यानी इंडिया से लेकर के यूएस के वेस्ट कोस्ट तक। ठीक है, तो दिस इज द प्रॉब्लम विथ डेफिनेशन ऑफ इंडो पैसिफिक। फिर देखिए रेलेवेंस क्या है इंडो पैसिफिक का, तो नियरली 50% ऑफ इंडिया ट्रेड इज कंसंट्रेटेड इन इंडो पैसिफिक रीजन। फिर देखिए इंडिया की मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए भी इंडो पैसिफिक इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी इंडो पैसिफिक इंपॉर्टेंट है। फिर मरीन पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, इलीगल अनरेगुलेटेड फिशिंग जो है उसको काउंटर करने के लिए, इसके रिलेटिव इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लाए हैं जो कि इंडो पैसिफिक को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करते हैं। तो एक तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में इंडिया ने लाया है इंडो पैसिफिक विंग। अगेन जस्ट लिसन टू इट फॉर मेंस, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर फिल्म्स। इंडिया ने लाया इंडो पैसिफिक विंग, इंडो पैसिफिक विंग बनाया किसमें, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। फिर देखिए एक ओशियानिया डिवीजन बनाया, ओशियानिया डिवीजन बनाया अगेन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ओशियानिया डिवीजन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। फिर ग्रुप्स जो हैं जैसे क्वाड, ये भी इंडो पैसिफिक के लिए रिलेवेंट है। फिर इनिशिएटिव्स जैसे सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ये सब भी इंपॉर्टेंट है फॉर द इंडो पैसिफिक। आइए दोस्तों कुछ अब शॉर्ट्स में न्यूज़ है उसको देख लेते हैं। अब जितना मैं बोलूँ बस उसको लिखते चलिएगा, एंड देर इज़ नथिंग मोर। देखिए इंडिया डिस्कशन कर रहा है विथ EFTA। EFTA क्या है, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। EFTA इज यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। ये 4 कंट्रीज का ग्रुप है, आप इसको लिख लीजिए। कौन कौन सी कंट्रीज है इसमें, आइसलैंड है, लिचटेनस्टीन है, ये पता नहीं कैसे इसको पढ़ा जाएगा, लिचटेनस्टीन है, फिर नॉर्वे है और स्विट्जरलैंड है। 4 कंट्रीज आर पार्ट्स ऑफ EFTA। जस्ट राइट इट डाउन, ओनली दिस मच इज इम्पॉर्टेंट फॉर फिल्म्स, ओनली दिस मच इज इम्पॉर्टेंट फॉर फिल्म्स कि EFTA यानी यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, इसके कौन कौन से मेंबर हैं, तो देर इज़ 1 आइसलैंड, देन देर इज़ अदर लिचटेनस्टीन, देन नॉर्वे, देन स्विट्जरलैंड। अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं तो इसको लिख करके जब जैसी वीडियो क्लोज करिएगा तो इन चारों कंट्रीज को मैप पर देख लीजिएगा कि कहाँ पर है। ठीक है, तो बस ठीक है, अभी आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो EFTA है उसके साथ इंडिया जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएट कर रहा है। ठीक है, और कुछ भी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आइए नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो। नाटो आपको पता है कि US लेड एक सिक्योरिटी ट्रीटी है जिसमें जो भी मेंबर्स हैं उसमें से अगर किसी एक मेंबर पर भी कोई कंट्री अटैक करता है तो ऐसा माना जाएगा कि उन सारे कंट्रीज पर अटैक किया गया और फिर सारे कंट्रीज मिल करके उस कंट्री पर अटैक करेंगे। तो दिस इज़ नाटो। ठीक है, तो इसका जो चाइना सेलेक्ट कमेटी है उसने रिकमेंड ये किया है कि इंडिया को भी नाटो प्लस का पार्ट बनाया जाए। एक तो नाटो हो गया और एक है नाटो प्लस। तो देख लीजिए नाटो प्लस में कौन कौन से मेंबर्स हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो नाटो में है 31 मेंबर्स, नाटो में है 31 मेंबर्स जिसमें 29 यूरोपियन कंट्रीज हैं और 2 अमेरिकन कंट्रीज हैं। अगेन आप में से किसी एक इंसान को क्या करना चाहिए कि नाटो के सारे मेंबर्स, फिर यूरोपियन यूनियन के सारे मेंबर्स और फिर सेंगेन ऐसे इसको पढ़ते हैं, सेंगेन के आपके सारे मेंबर्स, सेंगेन एरिया के सारे मेंबर्स, इसको आप कमेंट में लिख दीजिए। ठीक है, सो दैट इट हेल्प्स अदर। तो ये आप देख लीजिए नाटो, तो नाटो के 31 मेंबर्स हैं, 2 आपके अमेरिकन कंट्रीज हैं, जो कौन कौन अमेरिकन कंट्रीज हैं, एक है US और दूसरा कनाडा, और बाकी सारे आपके यूरोपियन कंट्रीज हैं नाटो के मेंबर्स। ठीक है, और नाटो +5 में दोस्तों नाटो के अलावा 5 कंट्रीज को रखा गया है, जो है कौन कौन से हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल, साउथ कोरिया। प्लीज़ राइट इट डाउन कि नाटो +5 में, +5 का क्या मतलब है, +5 का ये मतलब है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल एंड साउथ कोरिया। तो इसी में प्रपोज किया जा रहा था कि इंडिया को भी इसका पार्ट बनाओ। ठीक है, इंडिया को भी इसका पार्ट बनाओ। ठीक है,
बाकी इसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है, अगर इंडिया भी उसका पार्ट बनता है, तो इंडिया अगर उसका पार्ट बनता है दोस्तों, तो चाइना को काउंटर करने में ये हेल्प कर सकता है। ठीक है, चाइना को काउंटर करने में ये यूएस को हेल्प करेगा। ठीक है, फिर ठीक है, चलिए ये अब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर एक और ये है दोस्तों, एक और स्टेटस है, मेजर नॉन एलाई, मेजर नॉन नेटो एलाई स्टेटस। ठीक है, 3 पार्ट हो गए, एक नाटो +5 और एक मेजर नॉन नेटो एलाई। ठीक है, तो नाटो में 31 मेंबर है, नाटो +5 में नाटो के साथ साथ ये 5 मेंबर्स जो ऊपर बताएं उसको लिख लीजिएगा, और ये मेजर नॉन नेटो एलाई इसमें लिख लीजिएगा। इसमें अलग से 30 कंट्रीज हैं दोस्तों, कि ये नाटो के मेंबर्स तो नहीं है, लेकिन ये लोग नाटो के एलाई हैं, मतलब नाटो के दोस्त हैं। और इसमें भी 30 कंट्रीज हैं। 30 कंट्रीज कौन कौन से वो देख लीजिएगा, जापान, साउथ कोरिया, इजराइल वगैरह वगैरह हैं। इंडिया ना ही तो नाटो का मेंबर है, इंडिया ना ही तो नाटो +5 का मेंबर है, और इंडिया ना ही मेजर नॉन नेटो एलाई है। तो इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए फॉर प्रीलिम्स। अब दोस्तों अभी इजराइल और पैलेस्टाइन में क्राइसिस चल रहा है। ठीक है, तो क्राइसिस चल रहा है, तो सबसे पहले आते हैं 1948 में। 1948 में ये टर्म आप लिख लीजिएगा, नकाबा। नकाबा ऑफन मेंशन्ड इन न्यूज इज रिलेटेड टू मास डिस्प्लेसमेंट इन 1948 फ्रॉम लैंड दैट वाज टू बिकम इजराइल। क्या हुआ था, 1948 में ही इजराइल बना था दोस्तों। इजराइल बनते के साथ एक लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई के कारण लगभग 7 लाख जो पैलेस्टीनियंस थे वो लोग बेघर हो गए थे। ठीक है, और इसी इवेंट को, इसी इंसिडेंट को बोला जाता है नकाबा, जिसका अरबिक मीनिंग होता है कैटास्ट्रॉफ, यानी बहुत ही बड़ा आतंक आ गया उस दिन, नकाबा। इस चीज़ को प्लीज़ लिख लीजिए। इस टाइप के जो वर्ड पूछ करके यूपीएससी उसका जो है मीनिंग पूछ देती है, तो देख लीजिए। अब इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट का क्या कहानी है, तो सबसे पहले आपको पता है कि इजराइल जो आज इसका इजराइल है, वो पहले था ओटोमान एम्पायर के अंदर। ओटोमान जो एम्पायर आपका वर्ल्ड वॉर 1 में हार गया था, इसे खलीफा को दोस्तों बेदखल कर दिया गया था। इसीलिए इंडिया में कौन सा आंदोलन होता है, खिलाफत आंदोलन। ठीक है, साथ के साथ ऑल ओवर वर्ल्ड जो है बहुत सारे जो ज्यूज रहते थे, ठीक है, ज्यूज लोग वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटेन को पैसे वगैरह से काफ़ी सपोर्ट किए थे। ठीक है, तो और ज्यूज को ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत ज़्यादा परसिक्यूट भी किया जाता था। ठीक है, आपको पता है कि जर्मनी में भी ज्यूज को काफ़ी परसिक्यूट किया गया था। ठीक है, उसको ये बोल करके कि भाई तुम में से बहुत लोगों ने ब्रिटेन को सपोर्ट किया पैसों से, क्योंकि ज्यूज बहुत बड़े बड़े बिजनेस पर्सन थे दोस्तों ऑल ओवर वर्ल्ड। तो ये लोग जो वॉर किससे वॉर इंसानों से नहीं लड़ी जाती है, वॉर लड़ी जाती है पैसों से कहीं ना कहीं, क्योंकि भाई इतने बड़े बड़े हथियार हैं। ठीक है, तो उसके सामने इंसान कहाँ टिक पाएगा। तो ये ज्यूज ब्रिटेन को इन लोगों ने फंड किया था, तो इन लोगों ने ब्रिटेन को बोला था भाई कि हम लोग के लिए वो देश बना दो, एक देश बना दो, और वो देश कहाँ होना चाहिए, जो आज का पैलेस्टाइन है वहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि हमारे पुराने बाइबल में लिखा गया है कि अंत में जो यहूदी हैं वहीं जाकर के रहेंगे, इजराइल में जाकर के ही रहेंगे। तो फिर ब्रिटेन ने क्या किया था 1917 में, अब ये ऑटोमान के एम्पायर का पार्ट था ना इजराइल, तो ऑटोमान एम्पायर तो हार गई वर्ल्ड वॉर 1 में, ऑटोमान एम्पायर हार गए, तो वो पूरा पोर्शन बन गया ब्रिटेन का मैंडेट। ब्रिटेन का क्या बन गया, मैंडेट, यानी उस एरिया को कंट्रोल करेगी ब्रिटेन। तो उसमें से ही ब्रिटेन ने किया बाल्फूर डिक्लेरेशन किया, और बोला कि ये जो पैलेस्टाइन वाला एरिया है, ये एरिया एक कंट्री बनाया जाएगा इजराइल यहूदियों के लिए। ये किया गया था 1917 में। ठीक है, तो जस्ट रिमेंबर दिस, 1917 में ब्रिटेन ने बाल्फूर डिक्लेरेशन किया था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, जबकि ऑटोमान एम्पायर हार गया, वो वाला रीजन ब्रिटेन के पास आ गया। तो अब ब्रिटेन उसके साथ चाहे जो करे, तो पोर्शन को इधर उधर छोटा छोटा बांट दिया, और छोटा सा पोर्शन जो इजराइल का था उसको रिजर्व कर लिया गया यहूदियों के लिए कंट्री। तो जब 1917 में ये बाल्फूर डिक्लेरेशन के तहत इस इजराइल को बना दिया गया, ठीक है, यानी इजराइल को मार्क कर दिया गया कि यहाँ पर यहूदी लोग रहेंगे। तो अब जब भी ज्यूज का जहाँ भी परसिक्यूशन हो रहा था, तो वो लोग धीरे धीरे यहाँ आकर के शिफ्ट करने लगे। स्पेशली वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बहुत सारे यहूदी जो है इजराइल आ गए।
ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड वॉर जब 2 भी ख़त्म हो गई तो 1948 में इजराइल बन गया। जब 1948 में इजराइल बन गया तो फिर एक बहुत बड़ी वॉर हुई। उसी वॉर के टाइम बहुत सारे यहूदियों को पैलेस्टाइन, ये यहूदी नहीं, बहुत सारे जो आपके पैलेस्टीनियंस थे उनको डिस्प्लेसमेंट उनका हो गया दोस्तों। और इसी इवेंट को, इंसिडेंट को बोला जाता है नकाबा। तो ये देख लीजिए, बाल्फोर डिक्लेरेशन, ये सब तो मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। अब देखिए इससे रिलेटेड दोस्तों क्या सॉल्यूशन है। इससे रिलेटेड सॉल्यूशन ये है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन है। 2 स्टेट सॉल्यूशन है। इंडिया यही बोलता है कि देखो भैया 2 स्टेट ही सही है। एक स्टेट बना दो पैलेस्टाइन जिसमें पैलेस्टीनियंस रहेंगे, और फिर एक स्टेट बना दो इजराइल। इजराइल तो है ही है, पैलेस्टाइन को भी रिकॉग्नाइज कर लो। तो ये इसका 2 स्टेट सॉल्यूशन है। पहले इंडिया की जो पॉलिसी थी विथ रिस्पेक्ट टू इजराइल, उसको बोलते हैं हाइफेनेटेड पॉलिसी। तो हाइफेनेटेड पॉलिसी के तहत क्या है कि हम लोग इजराइल के साथ वैसा ट्रीटमेंट करेंगे जैसे इजराइल जो है पैलेस्टीनियन के साथ ट्रीटमेंट कर रहा है। यानी अगर क्योंकि इंडिया जो है सपोर्ट करता है दोस्तों पैलेस्टाइन को, ठीक है। तो अब चूंकि इजराइल पैलेस्टीनियन के साथ बहुत अच्छा तो व्यवहार नहीं करता है, तो जिस कारण से इंडिया का इजराइल के साथ भी जो है रिलेशन इंप्रूव नहीं हो पा रहा था। तो इंडिया ने हाल फिलहाल क्या किया, डी हाइफेनेट कर लिया पॉलिसी को। डी हाइफेनेट कर लिया। डी हाइफेनेट करने का अर्थ ये है कि इजराइल से हम लोग डील करेंगे इंडिपेंडेंटली। वो डिपेंड करेगा कि इजराइल इंडिया के साथ कैसा बिहेव करता है ऑन दैट, ठीक है। और इजराइल और पैलेस्टाइन का अलग मुद्दा है, ठीक है। हम लोग पैलेस्टाइन को सपोर्ट तो करेंगे, बट पैलेस्टाइन और इजराइल जो है दोनों को डी हाइफेनेट कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। पैलेस्टाइन से हमारी अलग डीलिंग है और इजराइल से हमारी अलग डीलिंग है। तो दिस इज द डी हाइफेनेशन पॉलिसी दैट इंडिया हैज़ एडॉप्टेड रिसेंटली। आइए इस मैप को आप बहुत ध्यान से देख लीजिए। देखिए ये है आपका इजराइल। इजराइल के ईस्ट में है जॉर्डन, ठीक है। इजराइल के नॉर्थ ईस्ट में है सीरिया, और इजराइल के नॉर्थ में है लेबनान। इजराइल के साउथ में है इजिप्ट। इजराइल के वेस्ट में है मेडिटेरेनियन सी। ये आप देख लीजिए, ठीक है। इजराइल और सीरिया के बीच में है सी ऑफ गैलीली। इजराइल और सीरिया के बीच में है सी ऑफ गैलीली, ठीक है। इजराइल और जॉर्डन के बीच में है डेड सी, ठीक है। इजराइल और जॉर्डन के बीच में है डेड सी, ठीक है। इजराइल और जॉर्डन के बीचों बीच में है वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक, जैसे ये डेड सी है ना, ये सी है, तो इसका ये ईस्ट बैंक हो और ये इसका क्या हो गया, वेस्ट बैंक हो गया। तो ये हो गया वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक देख लीजिए कहाँ है, और ये है आपकी गजा स्ट्रिप, और इधर साइड इजिप्ट है। फिर देखिए ये सब इम्पॉर्टेंट सिटीज़ है इजराइल में, जैसे हाइफा, तेल अबीब, ये सब आपका इजराइल में इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं दोस्तों। बस आपको ये ध्यान में रहे। और वेस्ट बैंक जहाँ ख़त्म होता है वहीं पर है ये आपका जेरूसलम। जेरूसलम, ठीक है। जेरूसलम कहाँ है, इजराइल और वेस्ट बैंक के एकदम बीचों बीच है, ठीक है। जेरूसलम ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलीजियस साइट है फॉर इस्लाम, फॉर क्रिश्चियनिटी एंड फॉर जुडाइज़म, तीनों ही के लिए ये इंपॉर्टेंट रिलीजियस साइट है, ठीक है। तो यही है, आपको मैप का ध्यान बनाना चाहिए। जैसे इसमें प्लेस देकर के पूछ सकता है कि हाइफा रिसेंटली न्यूज इज इन विच कंट्री, और 4 ऑप्शन दे देगा, या फिर हाइफा मार्क कर देगा इजराइल के साथ, फिर आपका इसी तरीके से बलूचिस्तान मार्क कर देगा ईरान के साथ, और ऐसे 3-4 रीजन मार्क कर देगा और बोलेगा कि इसमें से कितने पेयर्स सही हैं। तो आपको फिर वहाँ आइडेंटिफाई करना होगा। इसलिए ये सारे प्लेसेस आप देख लीजिए, ठीक है। वैसे तो ये सारे आपको नहीं याद रखने, लेकिन हाइफा आपको ज़रूर पता होना चाहिए, तेल अवीव आपको ज़रूर पता होना चाहिए, ठीक है। और बाकी देखिएगा न्यूज़ में अगर कोई होगा और तो उसको भी देखते जाइएगा। आइए दोस्तों, फिर यहाँ पर है एक आईपीईएफ। आईपीईएफ की बात हो रही है। तो आईपीएफ क्या है, देखिए अगेन मैं आप लोगों को बहुत सारा काम दे रहा हूँ। एक काम और कर दीजिए कि आईपीईएफ, इसमें कौन कौन से कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं, प्लीज़ इसको गूगल करके तुरंत लिख लीजिए, ठीक है। ये मैं बता दूं कि आईपीईएफ एक यूएस लेड ऑर्गेनाइजेशन है। आईपीईएफ इज ए यूएस लेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इसमें 14 कंट्रीज हैं, 14 कंट्रीज हैं। आईपीईएफ इज ए यूएस लेड ऑर्गेनाइजेशन एंड इट हैज़ 14 कंट्रीज। यहीं पर प्लीज़ 14 कंट्रीज का नाम आप लिख लीजिए, ठीक है। अभी वीडियो को चाहे रोकना पड़े तो रोक दीजिए, ठीक है। अब देखिए आईपीईएफ इज बेस्ड ऑन 4 पिलर्स।
ये भी लिख लीजिए कि 4 पिलर्स कौन कौन से हैं। तो 4 पिलर्स हैं इसके। सबसे पहला है ट्रेड पिलर, दूसरा है सप्लाई चेन पिलर, तीसरा है पिलर है क्लीन एनर्जी पिलर, ठीक है। तीसरा पिलर है क्लीन एनर्जी डीकार्बोनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पिलर, ठीक है। और चौथा है टैक्स एंड एंटी करप्शन पिलर। तो 4 पिलर हैं IPEF के, ठीक है। ट्रेड, सप्लाई चेन, फिर क्या है क्लीन एनर्जी, डीकार्बोनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, और फिर चौथा पिलर है टैक्स एंड एंटी करप्शन। ये पार्ट इतना आप लिखेंगे, इतना आप लिखेंगे, ठीक है। और एक पॉइंट और लिखेंगे कि कोई भी कंट्री अगर इसका मेंबर बनता है, यानी IPEF का मेंबर बनता है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो चारों के चारों पिलर को इकट्ठा उसका पार्ट बने ही। वो चाहे तो इसमें से 3 पिलर का पार्ट बन सकता है और चौथे को नेग्लेक्ट कर सकता है। जैसे इंडिया ने इसका IPEF का ट्रेड पिलर ज्वाइन नहीं किया, इसको भैया आप लिख लीजिए, प्लीज लिख लीजिए, ठीक है। ठीक है, बाकी आपके लिए इसमें से और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आ जाइए आप अगला, ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने लॉन्च किया है बी रेडी, बी रेडी, या फिर इसको बोलते हैं बिजनेस रेडी। आप बस इतना फिलहाल लिख लीजिए कि बी रेडी विल रिप्लेस, बी रेडी, बी का फुल फॉर्म लिख लीजिए बिजनेस, बिजनेस रेडी जो है ये प्रोजेक्ट रिप्लेस करेगा। बिजनेस रेडी एक प्रोजेक्ट है, किसका प्रोजेक्ट है? वर्ल्ड बैंक ग्रुप का है, ठीक है। इट विल रिप्लेस द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रोजेक्ट, बी रेडी प्रोजेक्ट विल रिप्लेस द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रोजेक्ट। बस इतना लिख लीजिए। आपको पता होगा कि पहले वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट निकालती थी, बीच में जिसको 2 साल 3 साल से इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी का इशू आ रहा था, ठीक है, मैनिपुलेशन का इशू आ रहा था। तो इसीलिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रोजेक्ट को वर्ल्ड बैंक ने रिप्लेस कर दिया गया है, रिप्लेस कर दिया है न्यू प्रोजेक्ट के साथ, जिसका नाम है बी रेडी प्रोजेक्ट, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को क्यों वर्ल्ड बैंक ने स्क्रैप कर दिया था? जैसे बताया था कि जैसे रैंकिंग थी जो चाइना की, सऊदी अरबिया की, UAE की और अजरबैजान की, इन सब की रैंकिंग में कुछ प्रॉब्लम थे दोस्तों, ठीक है। फिर बी रेडी प्रोजेक्ट के बारे में देख लीजिए। इट विल फोकस ऑन 10 टॉपिक्स। अगेन आपको लगेगा कि एक मैं क्या ही करा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन इसको लिख लीजिए, क्योंकि एक बार ही तो क्वेश्चन पूछा जा ही चुका कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इसमें से कौन कौन सा इसका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रोजेक्ट का पार्ट है, ठीक है। यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में कौन कौन से पैरामीटर्स लिए जाते हैं। तो इसी तरीके से बी रेडी प्रोजेक्ट का पैरामीटर्स को भी लिख लीजिए, क्या पता ये भी पूछा जा सके आपसे। तो इसको लिख लीजिए। इसके टोटल 10 टॉपिक्स इसके अंदर कवर आते हैं। एक तो बिजनेस एंट्री, फिर बिजनेस लोकेशन, फिर यूटिलिटी सर्विसेज, फिर लेबर, फिर फाइनेंशियल सर्विसेज, इंटरनेशनल ट्रेड, टैक्सेशन, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, मार्केट कॉम्पिटिशन एंड बिजनेस इंसॉल्वेंसी। प्लीज राइट कि बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट जो कि ईज ऑफ डूइंग प्रोजेक्ट को रिप्लेस करेगा, इसके अंदर 10 टॉपिक्स कवर होते हैं। कौन कौन से टॉपिक्स कवर होते हैं? बिजनेस एंट्री कवर होता है, बिजनेस लोकेशन कवर होता है, यूटिलिटी सर्विसेज कवर होता है, लेबर कवर होता है, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंटरनेशनल ट्रेड, टैक्सेशन, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, मार्केट कॉम्पिटिशन एंड बिजनेस इंसॉल्वेंसी, ठीक है। सबसे पहला रिपोर्ट जो बी रेडी प्रोजेक्ट निकालेगा वो 2024 में निकालेगा, जिसमें 54 कंट्रीज को लिया जाएगा, और फिर 2025-26 तक इसमें टोटल 180 कंट्रीज को लिया जाएगा। अब आप देख लीजिए कि डूइंग बिजनेस और बी रेडी के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो देख, ये सिंपल सी बात है कि ये जो है कुछ इंडिविजुअल फर्म्स को देखता था और ये पूरे प्राइवेट सेक्टर को देखेगा, ठीक है। इसके पैरामीटर्स जो दोस्तों थे, कुछ डी ज्यूरे थे और कुछ थे डी फैक्टो, ठीक है। और यहाँ कोशिश किया जाएगा कि डी ज्यूरे इन्फॉर्मेशन और डी फैक्टो इन्फॉर्मेशन सारे पैरामीटर्स का निकाला जाएगा, ठीक है। फिर मोस्टली ये ओपेक था और ये मोस्टली ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश किया जाएगा, ठीक है। फिर ये देखिए, ये सिर्फ मेजर बिजनेस सिटी को कवर करता था और ये पूरे इकोनॉमी को कवर करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो चलिए, ये तो ठीक है आपका। अभी बस आपको एक चीज़ लिख लेना है कि इनोवेटिव फाइनेंस फैसिलिटी फॉर क्लाइमेट इन एशिया एंड पैसिफिक, इट इज़ एन इनिशिएटिव बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक,
ठीक है। इनोवेटिव फाइनेंशियल फैसिलिटी फॉर एशिया एंड पैसिफिक, इसका शॉर्ट फॉर्म होगा इफ कैप। इनोवेटिव फाइनेंशियल फैसिलिटी फॉर क्लाइमेट इन एशिया एंड पैसिफिक। इनोवेटिव फाइनेंशियल फैसिलिटी फॉर क्लाइमेट इन एशिया एंड पैसिफिक, इट इज़ लॉन्च बाय एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब इसको आप बस लिख लीजिए। बाकी आपको पता ही है कि ये फाइनेंस के लिए लाई गई है, तो ये क्या करेगा, क्लाइमेट चेंज को, हरिकेन्स, ड्रॉट्स, हीट वेव्स, फ्लड, सी लेवल राइज, इन सब से फाइट करने की कोशिश करेगा। इसके बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं, तो बेनिफिट्स जाहिर देख लीजिए क्या क्या हो सकते हैं यार। ठीक है, ये एडेप्टेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, ये $100 बिलियन रेज करने में हेल्प करेगा। और फाइनेंशियल मैकेनिज्म्स क्या क्या है, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, ग्लोबल क्लाइमेट, ये सब ठीक है, ये सब छोड़ दीजिए, नॉट इम्पॉर्टेंट। फिर देखिए, सबसे पहले बार जो है वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बने हैं एक इंडियन अमेरिकन, जिनका नाम है अजय बंगा। अजय बंगा या बांगा जो भी है, अजय बांगा फर्स्ट एवर इंडियन अमेरिकन प्रेसिडेंट बने हैं आपके वर्ल्ड बैंक ग्रुप के। इसको आप लिख लीजिए। बाकी आप वर्ल्ड बैंक के बारे में डिटेल में जहाँ भी पढ़ेंगे वहाँ पढ़ लीजिएगा। ऑल दिस थिंग्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन बस इतना जान जाइए कि अजय बंगा हैज़ बीन मेड फर्स्ट इंडियन अमेरिकन प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। फिर ये देखिए वॉशिंगटन डिक्लेरेशन है दोस्तों। अगेन जस्ट राइट इट डाउन कि जो रिसेंट वॉशिंगटन डिक्लेरेशन साइन किया गया है, ये साउथ कोरिया और यूएस के बीच में साइन किया गया है। और एम क्या है दोस्तों, एम क्या है, न्यूक्लियर डिटरेंस प्रमोट करना, टू प्रमोट न्यूक्लियर डिटरेंस इन साउथ कोरिया, नथिंग एल्स इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, तो नॉर्थ कोरिया के देखा देखी या उससे कंपटीशन में या उससे बचाव के लिए साउथ कोरिया भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ना डेवलप करे, इसीलिए यूएस ने ये डिक्लेरेशन साइन किया है, वॉशिंगटन डिक्लेरेशन, किसके साथ, साउथ कोरिया के साथ। और यूएस ने बोला है कि भाई आपको बनाने की जरूरत नहीं, हम हैं ना आपको बचाने के लिए। तो ठीक है, फिर देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, और इसकी पहली महिला हेड बनी है, फर्स्ट वीमेन हेड बनी है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, जिनका नाम है एमी पॉप। इसको लिख लीजिए, एमी पॉप बनी है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की पहली महिला हेड। ठीक है, एमी पॉप। अब आईओएम के बारे में देख लीजिए कि इसको 1951 में इस्टेब्लिश किया गया था। ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है माइग्रेशन से डील करने के लिए, और इसके 175 मेंबर स्टेट्स हैं इसमें, और ये इंडिया भी इसका एक मेंबर है। ये आपको बस लिख लेना है कि आईओएम 175 मेंबर्स। ठीक है, इंडिया टिक कर दीजिए, यस इंडिया इज ऑल्सो ए मेंबर, हो गया। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन है ही है, तो माइग्रेशन से ही डील करेगा। फिर देखिए इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस, 6th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस किया गया था। ठीक है, ये ऑर्गेनाइज किया गया था बांग्लादेश की फॉरेन मिनिस्ट्री और एक इंडिया फाउंडेशन के द्वारा, इंडिया फाउंडेशन और बांग्लादेश की फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा। ठीक है, आपको बस इतना लिखना है कि इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस जो है ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है सागर डॉक्ट्रिन के लिए, फॉर सागर डॉक्ट्रिन, जस्ट राइट इट डाउन। इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म टू इम्प्लीमेंट द सागर डॉक्ट्रिन। सागर डॉक्ट्रिन क्या है, इंडिया की डॉक्ट्रिन है इंडियन ओशन रीजन से के रिलेटेड। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म आप देख लीजिए, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। बाकी सागर नाम से आपको पता चल जाएगा कि ये ओशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो इंडियन ओशन रीजन में ये पीस एंड ग्रोथ प्रमोट करने के लिए इंडिया की स्ट्रेटजी है। ठीक है, अब और एक कीवर्ड लिख लीजिए, सिल्क वर्म ईटिंग स्ट्रेटजी। ठीक है, लिख लीजिए। अब जैसे इस टाइप के कीवर्ड देख करके आपसे पूछा जा सकता है कि सिल्क वर्म ईटिंग स्ट्रेटजी रिसेंटली इन न्यूज इज रिलेटेड टू, अब रिलेटेड टू वहाँ दे देगा कि भाई सिल्क क्लॉथ की कोई न्यू टेक्नोलॉजी है। ठीक है, या कुछ भी इस टाइप से आपको दे सकता है। ठीक है, बट यू हैव टू रिमेंबर कि ये चाइना की एक टैक्टिक्स है, सिल्क वर्म ईटिंग स्ट्रेटजी, जिसके तहत ये क्या करता है कि धीरे धीरे इंक्रोचमेंट करते हैं। जैसे एक बड़ी सी कंट्री है, उसका छोटा सा एरिया कैप्चर कर लेगा, फिर छोटा सा एरिया कैप्चर कर लेगा, फिर थोड़ा सा और कैप्चर कर लेगा। देखिए ये है इंडिया, ठीक है,
जैसे मैप थोड़ा अच्छा नहीं बना है। इधर है चाइना, ठीक है। चाइना मान लीजिए इस पूरा इंडिया पर अटैक करते ही जाए तो क्या होगा, इंडिया और चाइना का तो वॉर ही हो जाएगा। लेकिन छोटा सा एरिया एकदम कैप्चर कर लेगा, तो इंडिया सोचेगा अरे यार छोटा सा कैप्चर क्या है, अभी वॉर करना सही है क्या, सही नहीं है, अच्छा चलो ठीक है। फिर थोड़ा सा और एरिया कैप्चर करेगा, फिर इंडिया सोचेगा अरे यार थोड़ा सा तो कैप्चर गया है, सही है क्या वॉर करना, तो सही नहीं। इसी को बोला जाता है ये सिल्क वर्म ईटिंग स्ट्रेटजी। तो इसको ये है ग्रेजुअल इंक्रोचमेंट्स बाई ए कंट्री बाई सक्सेसफुल मेकिंग इनरोड्स इन अनदर टेरिटरी। ठीक है, तो ये ग्रेजुअल इंक्रोचमेंट का आपको बस ये याद रखना है कि ये इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड एक कीवर्ड है, सिल्क वर्म ईटिंग स्ट्रेटजी, ये चाइना की कीवर्ड है। और देखिए एक वेस्टर्न नोशन है, यानी यूरोपीय देश जो है वो इसके जगह पर यूज करते हैं एक दूसरा नाम, जिसका नाम है सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक। सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक, तो इसको भी आप लिख लीजिए, बाकी ये सब कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, नथिंग इज इंपॉर्टेंट। सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक, ठीक है। सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक या फिर सिल्क वर्म ईटिंग स्ट्रेटजी, ये क्या है, किसी कंट्री को धीरे धीरे कैप्चर करने की स्ट्रेटजी है, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा मई मंथ का जो इंटरनेशनल रिलेशंस का करंट अफेयर से वो हो गया। देखिए ऑलरेडी वीडियो 1 hour 35 minutes का हो चुका है, तो फिर हम लोग जून का जो करंट अफेयर्स वीडियो है उसको दूसरे लेक्चर में करेंगे। आप नोट्स बना लीजिएगा, जैसे जैसे मैंने बताया कुछ कुछ चीज़ें जो इसमें नहीं थी, मैंने उन जैसे मेंबर कंट्रीज का नाम लिखने के लिए बोला आपको, IPF वगैरह का, उसको प्लीज़ लिख ही लीजिएगा, ठीक है। देखिए रावण जो है ना, रावण ने कुबेर महाराज को कैद कर लिया था, फिर विश्वकर्मा को कैद कर लिया था। विश्वकर्मा आपको पता है कि पुराने ज़माने के इंजीनियर माने जाते हैं। कुबेर के पास सोने चांदी की कोई कमी नहीं थी। रावण का एक प्लान था, विजन था कि मैं कुबेर से खूब सारा सोना लेकर के और विश्वकर्मा की मदद से यहाँ पृथ्वी से लेकर के स्वर्ग तक जाने के लिए एक सोने की सीढ़ी बनवा लूँगा, जो कि रावण कर सकता था, ठीक है। और इसी के लिए इसने इन दोनों को कैद भी करके रखा था। लेकिन हर दिन विश्वकर्मा और कुबेर रावण से पूछा करते थे कि चलो आज ये स्वर्ग वाली सीढ़ी बनाने का काम शुरू किया जाए क्या। तो रावण बोलता था अरे यार अभी क्या जल्दी, अभी तुम लोग खाओ पियो मौज करो, थोड़ा लंका का मजा लो, ठीक है। तो अंत में रावण मर गया और ये स्वर्ग की सीढ़ी कभी वो बना नहीं पाया दोस्तों, ठीक है। इसीलिए काम को कल पर मत टालिए, आपके पास कुबेर भी है, विश्वकर्मा भी है, तो स्वर्ग की सीढ़ी आज ही बना डालिए। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।